हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, इस चैप्टर को कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जहां पर हम इकोनॉमिक्स का श्री गणेश करेंगे। जी हाँ, क्लास 8 तक सोशल साइंस आपने पढ़ा, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी आप पढ़ते आ रहे हो। क्लास 9 में क्या अलग है? क्लास 9 में यह अलग है कि इकोनॉमिक्स आप एक नए सब्जेक्ट की तरह यहां से पढ़ना स्टार्ट करोगे। ये सब्जेक्ट जो है आखिरकार है क्या, ठीक है? तो पहले उस पर बात कर लेते हैं, फिर चैप्टर पे बात करेंगे हम। ठीक, तो समझो अच्छे से चीजों को यहाँ पे कनेक्ट करना और फिर आगे बढ़ना। वैसे हाँ, इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स जो है ना, इकोनॉमिक्स क्या है? बहुत सारे टर्म्स आपने सुने होंगे आज से पहले। इकोनॉमिक्स सुना होगा आपने, इकोनॉमी सुना होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ लेते होंगे, ठीक है, कि इकोनॉमी की स्थिति बहुत खराब है। देखो, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमी? इकोनॉमी मतलब हमारी अर्थव्यवस्था, ठीक है। अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है? तो आप जैसे देख रहे हैं, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है कंट्री के अंदर, ठीक है, जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी हम मॉनेटरी टर्म्स में चीजों की बात करते हैं, ठीक है, तो जो भी क्या कह रहे हैं आप, जो भी प्रोडक्शन, कंजम्पशन, मॉनेटरी सेंस में इकोनॉमी में आपको एक्टिविटीज होते देखने को मिल रही है, वो सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इकोनॉमी में होती है, ठीक है। और इस इकोनॉमी को जब आप पढ़ते हो ना, तो वो इकोनॉमिक्स कहलाता है। मतलब इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी, और इकोनॉमी क्या है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इस तरह से एक नया कह सकते हैं सब्जेक्ट जो है, उसके साथ में आपका इंट्रोडक्शन होने वाला है। क्लास 9th और 10th में इकोनॉमिक्स जॉब पढ़ोगे तो बहुत बेसिक्स आप चीजें समझोगे यहाँ पे, ठीक है। ग्राउंड लेवल पे कैसे चीजें काम करती है, 9th और 10th की इकोनॉमिक्स में आप बहुत मजेदार तरीके से पढ़ोगे, ठीक है। फिर आप सब्सिक्वेंटली एक लेवल अप करोगे। अगर 11th में इकोनॉमिक्स लेते हो, आप कॉमर्स लेते हो या ह्यूमैनिटीज लेते हो, इकोनॉमिक्स को अपना सब्जेक्ट चूज करते हो, तो आप और डाइवर्सिफाई करते चले जाओगे अपने डोमेन्स को, और नई नई चीजें पढ़ते चले जाओगे, ठीक है। तो उस नोट पे हम स्टार्ट करते हैं, उस नोट पे हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो इकोनॉमिक्स आपके लिए नया सब्जेक्ट है, लेकिन क्लास 9th और 10th में इकोनॉमिक्स तो बहुत आसान है। इनफैक्ट क्या होता है ना, मैं जैसे आपके सीनियर्स को, इतने सारे सीनियर्स को पढ़ाया है, ठीक है, आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। पूरे सोशल साइंस में अगर आप देखोगे 4 बुक है, 4 बुक को इक्वली डिवाइड कर दो तो 25% हर बुक का वेटेज होता है। तो ये जो 25% होता है ना इकोनॉमिक्स का वेटेज, ये सबसे आसान रहता है। बहुत इजीली आप स्कोर कर सकते हो। चैप्टर भी कम रहते हैं, चैप्टर भी मजेदार रहते हैं, इजी गोइंग रहते हैं, ठीक है। वैसे इजी और टफ कुछ नहीं होता है, जो आपने पढ़ लिया सब कुछ इजी, जो नहीं पढ़ पाए वो सब कुछ कठिन, ठीक है। तो इसके लिए पढ़ना सब अच्छे से, बड़ी आसान चीजें हैं। क्लियर हुआ? चलिए, तो यहां पे जैसे अगर आप चैप्टर देखेंगे, कौन सा चैप्टर हम पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर से स्टार्ट करेंगे? द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। सर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? ठीक है, पालमपुर गांव की स्टोरी, ठीक है। तो ये तो दादी नानी वाली कहानियां चल रही हैं, ठीक। तो यहाँ पे द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर जो है ना, ये स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर अपने आप में क्या है, अपने आप में चैप्टर को, सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। कैसे सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के लिए? तो जो मैंने आपको बताया ना, इकोनॉमिक्स में आप क्या पढ़ते हो? यू स्टडी द इकोनॉमी, ठीक है, यू स्टडी द इकोनॉमी, आप इकोनॉमी को पढ़ते हो। तो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर जो है, तो एक गांव के एग्जाम्पल से बताया गया कि किस तरह से बेसिक लेवल पर इकोनॉमी काम करती है, किस तरह से बेसिक लेवल पर इकोनॉमी काम करती है, उस चीज को द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के थ्रू समझाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। तो अब यहां जैसे देखें, वेयर इज, मतलब ये एक नया सब्जेक्ट, ये तो समझ में आ गया ना। तो अगर आप ढूंढते ढूंढते कहीं निकल जाओ, पालमपुर कहां है, ठीक है, तो पालमपुर कहां है ढूंढते ढूंढते कहीं मत जाना। क्यों? क्योंकि ये एक क्या है, एक हाइपोथेटिकल विलेज है। हाइपोथेटिकल विलेज मतलब क्या है कि जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, सपनों का शहर है, ठीक है। बॉम्बे नहीं जाना है, सपनों का शहर इन द सेंस क्या है कि ये जो पालमपुर की बात कर रहे हैं हम, ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है। हाइपोथेटिकल मतलब कि इमेजिन्ड विलेज, ठीक है। पालमपुर जैसा कुछ है नहीं। अगर किसी के आसपास कोई पालमपुर हो भी, तो ये मत सोच के बैठ जाना कि हमारे गांव को चैप्टर बना दिया, ठीक है। वो एक इमेजिनेशन है पालमपुर, ठीक है। पालमपुर एक इमेजिनेशन, एक हाइपोथेटिकल विलेज है, ठीक है। और इस हाइपोथेटिकल विलेज को क्यों इस्तेमाल किया गया है? टू लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेटेड स्टोरी, ठीक है। तो जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमी मैंने आपको क्या बताया कि इकोनॉमी में आप बेसिकली यही देखते हैं कि क्या प्रोड्यूस हो रहा है, क्या कंज्यूम हो रहा है। तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, क्या कंज्यूम हो रहा है, तो वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो जो बेसिक स्टोरीज हैं, आइडियाज है ना, उन्हें यहाँ पे इसकी मदद से समझाया गया है, उन्हें यहाँ पे ट्रेस किया गया है, पालमपुर की स्टोरी के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है, पालमपुर की स्टोरी के थ्रू। दिस इज द क्रक्स, ठीक है। तो लेट अस सी हाउ वेरियस रिसोर्सेज आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज पालमपुर, ठीक है। यहां पे आपको ये देखना होगा, क्या देखना होगा कि किस तरह से अलग अलग रिसोर्सेज जो उन्हें कंबाइन किया जाता है, किस चीज के लिए कंबाइन किया जाता है,
कि ये देखने के लिए जो आपको गुड्स और सर्विसेज जो आपको प्रोड्यूस करना है वो कैसे। तो कुल मिला के बेसिकली वही, अगर सारा रस मैं आपको बता दूं चैप्टर का, तो वो ये है कि एक गांव की कहानी है जो गांव है ही नहीं, हाइपोथेटिकल विलेज है, लेकिन उस कहानी के माध्यम से हम क्या करेंगे, उस कहानी के माध्यम से हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि कैसे इकोनॉमी काम करती है, कैसे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, क्या प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती है, वो सारी चीजें क्लियर हुआ। तो जैसे अगर आप देखोगे भी तो पालमपुर को कैसे बताया गया है, कैसा गांव बनाया है कि पालमपुर एक वेल कनेक्टेड विलेज है जो अपने नेबरिंग विलेज टाउन्स वगैरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है, रायगंज शाहपुर वगैरह ये उसके आजू बाजू के टाउन से, जैसे आपने देखो ना आपके गांव के आसपास क्या रहते हैं, बड़े बड़े टाउन्स वगैरह रहते हैं, तो उनसे आप जुड़े हुए रहते हैं, क्लियर हुआ। फिर क्या है, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ये कनेक्टिविटी कैसे है, ऐसे उड़ के थोड़ी ना जाएंगे, तो रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन जो है तो वो ऐसा रहता है, एक छोटा गांव है तो उससे वो किसी एक थोड़े से कह सकते हैं बड़े टाउन से जुड़ा हुआ रहता है। तो पालमपुर है वेल कनेक्टेड विलेज विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स, तो जैसे रायगंज हो गया, शाहपुर हो गया, शाहपुर और बड़ा टाउन हो गया, ठीक है, तो रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन आपको वहां देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें तो इस ग्रामीण क्षेत्र में आपको क्या देखने को मिलता है, ये कहानी है, सिंपल सी कहानी है। इनफैक्ट ये चैप्टर तो ऐसा है, ये चैप्टर जो है कहानियों के दम पे पूरा कंप्लीट किया जा सकता है, और जो बच्चे रूरल बैकग्राउंड से हैं, जो किसी गांव में रह रहे हैं, तो वो इस चैप्टर में जो जो कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे ना, उन कॉन्सेप्ट्स को जी रहे होंगे, ठीक है, आप समझते होंगे हाँ ये तो नॉर्मल है, तो वैसा बहुत नॉर्मल चैप्टर है, ठीक है। तो दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट, the 80 upper caste families own the majority of land in the village, ठीक है। तो यहाँ पे बता दिया कि 450 परिवार का एक गांव है छोटा सा, इसमें आप जैसे देखेंगे तो क्या है, 80 फैमिलीज जो है वो अपर कास्ट की फैमिलीज है, मतलब उनकी नंबर कम है, लेकिन उनके पास में मेजोरिटी ऑफ द लैंड जो है, मतलब कि उस गांव का जो अधिकतर जमीन का हिस्सा है वो इन 80 परिवारों ने अपने कब्जे में रखा है, कब्जे में रखा है इन द सेंस कि ओन करके रखा है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ आपको कहां देखने को मिलेगा, अपर कास्ट के लोगों के पास में। बाकी जो लोअर कास्ट है, तो जैसे शेड्यूल कास्ट हो गई, दलित, ठीक है, दलित कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब 150 घर लगभग दलित के हैं, ठीक है, लेकिन ये गांव के कोने में रहते हैं, ठीक है। इनके पास में क्या है, जैसे अगर आप देखेंगे तो जमीन वगैरह भी कम है। उसी के साथ साथ अगर गांव को देखेंगे तो गांव एकदम क्रूड, जो कह सकते हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ विलेज नहीं है कि वहां बिजली नहीं आ रही है, लोग ऐसे पंखा घुमा रहे हैं, ठीक है। वहां आप जैसे स्थिति देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, मतलब वहां पे बिजली की उत्तम व्यवस्था है, 2 प्राइमरी स्कूल है, एक हाई स्कूल है, ये सारी चीजें भी, 2 प्राइमरी स्कूल है, एक हाई स्कूल है, अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड प्राइवेट डिस्पेंसनरी, ठीक है, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी, एक प्राइवेट डिस्पेंसनरी भी है। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर और प्राइवेट डिस्पेंसनरी का मतलब क्या है कि एक सरकार का प्राथमिक चिकित्सालय भी है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और एक प्राइवेट डिस्पेंसनरी मतलब क्या है कि प्राइवेट डॉक्टर ने भी अपना तामझाम लगा के बैठे कि आओ लाओ इलाज कर दे, इंजेक्शन लगा दे तुम्हें, ठीक है। तो उस तरह से क्या है, उस तरह से गांव में आप देखेंगे तो बेसिक फैसिलिटीज, जो बेसिक एमिनिटीज चाहिए रहता है, स्कूल है, हाई स्कूल है, ठीक है, कॉलेज सर, तो हर चीज थोड़ी ना मिलेगी, कॉलेज के लिए नेबरिंग टाउन्स में जाएंगे बच्चे, ठीक है। तो ये गांव की स्थिति बताई गई है। हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम ये कंक्लूड करते हैं कि पालमपुर एक टिपिकल नॉर्थ इंडिया के गांव की तरह उसको रिप्रेजेंट किया गया है, जहां पे बोलते ना कि गांव वाले भी पूरे फीचर्स हैं, जैसे फार्मिंग वगैरह करते हैं, तो यहां आप देखोगे 75% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन फार्मिंग, ठीक है। तो फार्मिंग एक्टिविटीज में लोग एंगेज होंगे, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक रूपरेखा जो है चैप्टर की समझ सकते हो कि क्या है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, तो पालमपुर क्या है। अब हम क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूं एक बार, और किस तरह से पढ़ने वाले। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, तो हम एक एक करके सारे टॉपिक्स उठाएंगे, मतलब जैसा आप पढ़ते आए हो ना हमेशा, वैसे मैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको, घबराना मत। लेकिन क्या होगा कि वो एक मतलब वन गो में होगा पूरा का पूरा, ठीक है। वन शॉट नहीं कह रहा हूं क्योंकि वन शॉट के लिए रिवीजन अलग से दे दूंगा, वो जब रिवीजन की बारी आएगी, ठीक है। लेकिन ये वन गो में आपको क्या मिल जाएगा, वन गो में पूरा चैप्टर मिल जाएगा। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें अगर, तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये हम समझेंगे कि कहीं भी कुछ भी प्रोड्यूस होता है तो ऐसे हवा में नहीं हो जाता है, मल्टीपल फैक्टर्स उसके पीछे काम कर रहे होते हैं। तो मल्टीपल फैक्टर्स क्या क्या है, तो वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या करेंगे हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फार्मिंग इन पालमपुर अगर बात करें तो फार्मिंग कैसी होगी पालमपुर में, जैसे अगर आप देखोगे तो पालमपुर में फार्मिंग जो है, ठीक है, तो क्योंकि मैंने आपको बताया 75% पॉपुलेशन क्या कर रही है, खेती कर रही है, तो फार्मिंग क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है पालमपुर में। तो फार्मिंग जो है पालमपुर में कैसी होती है, ठीक है। लैंड जो है तो लैंड फिक्स्ड है, लैंड के ऊपर क्या कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो लैंड इज फिक्स्ड। अब सवाल ये आता है हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द फिक्स्ड प्लॉट ऑफ लैंड, ठीक है, विल द लैंड सस्टेन इन दिस केस। तो इस तरह से कुछ सवाल आते हैं, ठीक है। इन सारे सवालों का जवाब हम इस चैप्टर में ढूंढेंगे एक एक टॉपिक जब उठाएंगे तो, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बिटवीन द फार्मर्स, ठीक है, अब फार्मर्स हैं तो फार्मर्स के बीच में लैंड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लियर हुआ। तो एक एक टॉपिक, फार्मिंग जब इंपॉर्टेंट है तो फार्मिंग के साथ क्या जुड़ा हुआ समस्याएं हैं, ठीक है, वो टॉपिक सारे कवर कर लेंगे हम। फिर क्या है कि अब जब सब खेती करते हैं, क्या सबके पास जमीन है, नहीं, सब खेती जरूर कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी के खेत पे काम कर रहा है तो कोई किसी को अपने खेत पे काम करवा रहा है।
तो लैंड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बिटवीन द फार्मर्स, इस टॉपिक में हम समझेंगे। हु विल प्रोवाइड द लेबर, लेबर कौन प्रोवाइड करेगा, ये एक टॉपिक हो जाएगा जिसे हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, ठीक है। फ्रॉम वेयर द कैपिटल विल कम, पैसा कहां से आएगा, ठीक है, फ्रॉम वेयर द कैपिटल विल कम, ये एक पॉइंट हो जाएगा। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, ठीक है, FARM फार्म प्रोडक्ट्स। तो अब क्या हो रहा है, जैसे जब आप बोल रहे हो कि लैंड इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन की कोई लोग काम कर रहे हैं, तो कौन लोग हैं वो काम करने वाले, ठीक है। अब काम करने के लिए पैसा भी लगेगा, सिर्फ लेबर से काम थोड़ी हो जाएगा, तो लेबर कहां से आता है, ठीक है। चलो काम कर लिया, अब क्या होता है, काम करने के बाद में आपके पास एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुआ, सरप्लस आया, तो सरप्लस का क्या करोगे, जेब में लेके घूमोगे नहीं, उसको क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो वो सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। तो एक एक टॉपिक से आपको मैं बता रहा हूं ना कि ऑल दोज हु आर फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, तो आप बोल रहे हो सर ये तो हम रोज कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे होंगे ये हम रोज कर रहे होंगे, रोज जी रहे होंगे, किस तरह से गांव का जीवन चलता है, ठीक है। वो गांव के जीवन के थ्रू बताया गया है कि कैसे बेसिकली इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी में प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इकोनॉमी को बहुत बेसिक लेवल पे समझाया गया है, ठीक है। तो ये तो फार्मिंग एक्टिविटीज हो गई, लेकिन हर इंसान, जब आप बोल रहे हो सर 75% पॉपुलेशन फार्मिंग एक्टिविटी में एंगेज है, तो बाकी क्या कर रहे होंगे, 25 नॉन फार्मिंग में भी एंगेज होंगे। तो वो जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, डेयरी फार्मिंग हो जाएगी, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हो जाएंगे, शॉपकीपर्स हो जाएंगे, उनके बारे में अलग अलग स्टोरीज के थ्रू हम इस लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या होने वाला है, ये पूरा का पूरा एक तरह से आप देखोगे रोड मैप होने वाला है, ठीक है। ये पूरा का पूरा रोड मैप होने वाला है, ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, समझ में आ गया। अब टॉपिक्स तो आप पढ़ लोगे, इंपॉर्टेंट चीज ये उसके बाद में कि आपको कब कौन सा सेशन और आएगा, इस तरह की अपडेट्स वगैरह चाहिए रहेगी ना, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ क्या अनअकैडमी ऐप जरूर से डाउनलोड करो, क्यों, क्योंकि आपको ये जो नोट्स वगैरह चाहिए तो आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएंगे, उन पीडीएफ को आप बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ और भी ढेरों एक्साइटिंग फीचर्स होते हैं जिन्हें आप क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी ऐप पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे क्विज होते हैं, पोल्स होते हैं, ठीक है, स्पेशल क्लासेस होते हैं, अभी उनके बारे में बताऊंगा और मैं, ठीक है। नोट्स तो डाउनलोड कर ही सकते हैं आप, ये सारे फीचर्स जो है आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। जैसे कम्युनिटी जो है, तो कम्युनिटी क्या होता है कि आप टीचर को फॉलो करोगे ना, तो वहां पे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो नोट्स की, ठीक है। तो वो कम्युनिटी पे आप जाके क्या कर सकते हो, सारे नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो दीज आर दी एडवांटेजेस, ठीक है, दीज आर दी एडवांटेजेस। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वाला, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि अगर कहीं भी कुछ भी प्रोड्यूस होना है, चाहे वो पालमपुर में खेती कर रहे हो लोग, चाहे आप किसी शहर में जाके आप देख लो क्या है कि कोई सॉफ्टवेयर कंपनी कुछ प्रोडक्ट बना रही है, या फिर आप कहीं मान लो हिमालय पे चले जाओगे, वहां पे कोई इंसान अपने जीवन यापन के लिए कुछ भी काम कर रहा है, जहां पे भी कुछ प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो कोई भी प्रोडक्शन को जब आप ऑर्गेनाइज करते हो तो वहां पे आपको कुछ कुछ फैक्टर्स की जरूरत लगती है, ठीक है, कुछ कुछ फैक्टर्स की आपको मदद लेना पड़ती है, ठीक है। तो जिन फैक्टर्स की आपको मदद लेना पड़ती है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है, ठीक है, उन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। तो प्रोडक्शन ऑफ व्हाट क्या, तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आपको चाहिए रहेगी उसे आप प्रोड्यूस करोगे, और उसे प्रोड्यूस करने के लिए जिन फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वो है लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। ये क्या है, ये वो फैक्टर्स हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड व्हाट आर दोस 4 रिक्वायरमेंट्स, तो 4 रिक्वायरमेंट्स है लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इन्हें हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं इन 4 चीजों को, ठीक है। तो लैंड कैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कि कुछ भी काम करोगे आप, जैसे खेती कर रहे हो आप, इंडस्ट्री चला रहे हो, तो हवा में, अगेन वही वाली बात है, हवा में करने से तो रहे हम, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लैंड का इस्तेमाल करते हैं, जमीन का। तो लैंड अलोंग विद अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज फॉरेस्ट, वाटर एंड मिनरल्स प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आ रही मेरी बात, कि जब भी कोई प्रोडक्शन करना होगा आपको, जब भी किसी गुड्स या सर्विसेज जिसकी हमें जरूरत है उसको जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो हमें जमीन की जरूरत पड़ेगी, पहली चीज। लैंड के बाद में लेबर, अब जमीन तो है, फैक्ट्री लगा ली, ठीक है, खेत है हमारे पास, लेकिन वो फसल जो है, वो बीज जो है वो अपने आप थोड़ी ना ग्रो कर जाएगा, उसे क्या करना पड़ेगा, टिलिंग करना पड़ेगी, जमीन बनाना पड़ेगी, उसमें बीज लगाना पड़ेगा, तभी तो ग्रो करेगा। तो जैसे क्या होता है, कुछ फार्मर्स खुद खेती करते हैं, कुछ लेबर को अपने खेत पे बुला के खेती करवाते हैं, ठीक है। तो उस तरह से क्या होता है, लैंड के बाद में अगली इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इंपॉर्टेंट होता है, अगला फैक्टर जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है लैंड के बाद में लेबर। तो पीपल विल डू वर्क, स्किल्ड, अनस्किल्ड, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। तो अब लेबर जो है, तो काम करने के लिए लोग चाहिए रहते हैं आपको, काम करने के लिए हो सकता है कोई आपको स्पेसिफिक स्किल्ड पर्सन चाहिए रहता है। जैसे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल किसी ने बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया, अब हॉस्पिटल में अंदर ऑपरेशन करने के लिए ऐसा थोड़ी ना कि रोड पे से किसी को बुला लाएंगे और उसके हाथ में हथियार पकड़ा देंगे, बोल देंगे लाओ ऑपरेशन कर दो, ठीक है।
आपको एक स्किल्ड डॉक्टर चाहिए रहेगा ना उसके लिए। तो कभी कभी लेबर की जब आप बात करोगे तो स्किल्ड, अनस्किल्ड, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, तो सभी तरह के अलग अलग तरह के लेबर लगते हैं, ठीक है। एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ वर्क। जिस तरह का काम रहेगा उस हिसाब से आपको क्या चाहिए रहेगा, लेबर चाहिए रहेगा। तो द रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ वर्क, ठीक है। फिर क्या, उसी के साथ साथ अब आप लैंड हो गया, लेबर हो गया, अब आती है कैपिटल की बात। कि आपके पास जमीन है, आपके पास काम करने के लिए इंसान है, लेकिन आपके पास वो संसाधन नहीं है। जैसे खेती भी करना है तो आपको बीज पहले खरीद के लाना पड़ेगा, खाद लाना पड़ेगा, तभी तो आप खेती कर पाओगे। ऐसे हाथ जोड़ के भगवान खेती हो जाए तो उससे खेती थोड़ी ना होगी। तो वहां पे आपको क्या लगता है, कैपिटल चाहिए रहता है। कैपिटल इन द सेंस फिजिकल कैपिटल चाहिए रहता है। फिजिकल कैपिटल कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू, ठीक है, कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब ग्रुप्स। दो सब ग्रुप्स क्या क्या है, तो वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन करते समय, फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री भी है, एक सिंपल एग्जांपल ले लो। फैक्ट्री अगर टेबल बनाती है तो टेबल बनाने के लिए भी उसे लकड़ी चाहिए रहेगी, ठीक है। उसके ऊपर सनमाइका की वो प्लाई लगाना रहेगी तो वो सनमाइका चाहिए रहेगा, फेविकोल चाहिए रहेगा चिपकाने के लिए, खिल्लियां चाहिए रहेगी, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि कुछ भी आपको प्रोड्यूस करना है तो एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन यू रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ इनपुट्स, ठीक है। कुछ आपको इनपुट्स चाहिए ही रहते हैं हर स्टेज पे, ठीक है। तो जो इनपुट्स आपको चाहिए रहते हैं, तो कुछ फिक्स्ड कैपिटल होते हैं जैसे टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, ये फिक्स्ड कैपिटल की कैटेगरी में आ जाएंगे, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। और कुछ होता है वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल की कैटेगरी में क्या आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल की कैटेगरी में आ जाएगा रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, ठीक है। तो अब ये फिक्स्ड और वर्किंग के बीच में आपको डिफरेंशिएट करते आना चाहिए। फिक्स्ड कैपिटल जो होते हैं ना आपके, तो वो ऐसे कैपिटल होते हैं जो एक बार आपने प्रोडक्शन के लिए ले आए तो वो रखा रहेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। अब हमें क्या है, हमें जैसे आप यहाँ पे वीडियो प्रोड्यूस करना है, ठीक है, वीडियो का प्रोडक्शन हो रहा है ना, वीडियो प्रोडक्शन, तो सोशल स्कूल वीडियो प्रोडक्शन। अब आप जैसे देखेंगे तो यहाँ फिक्स्ड क्या है, यहाँ फिक्स्ड ये है कि कैमरा जो हो गया वो फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे बोर्ड फिक्स्ड हो जाएगा, लैपटॉप फिक्स्ड हो जाएगा, टीचर फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, फिक्स्ड कैपिटल में टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, ये सारी चीजें आ जाती है। और वर्किंग कैपिटल में क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल, मनी इन हैंड, ये सारी चीजें वर्किंग कैपिटल में आ जाएगी, ठीक है। तो अब मतलब ऑल दोज एसेट्स या फिर ऑल दोज अमाउंट इन्वेस्टेड इन दी फिक्स्ड थिंग्स, जो आपको बार बार नहीं लाना पड़ती, जो आपको एक बार फिक्स हो गई कि हाँ इससे हमारा, जैसे फार्मिंग के लिए ट्रैक्टर खरीद लिया तो वो उनका फिक्स्ड कैपिटल होगा, ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल में क्या है कि जो डे टू डे वर्किंग के लिए चाहिए रहता है, जो बार बार लाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, एक कंपनी में क्या है, एक कंपनी में चाय रोज पिलाना पड़ती है, किसको, वर्कर्स को, ठीक है। तो अब उसमें क्या होगा कि वो जो चाय आप रोज पिला रहे हो तो वो क्या है, वो वर्किंग कैपिटल है, ठीक है, वो वर्किंग कैपिटल है। मतलब एग्जांपल और भी दूसरे लिए जा सकते हैं, जैसे क्या है कि वही टेबल बनाने वाली, जो अगर मान लो कोई फर्नीचर की दुकान है, तो उन्हें क्या है, उन्हें पता है कि उनके पास में जो आरी पत्ती है जिससे वो टेबल बनाएंगे वो उनका फिक्स्ड कैपिटल है, लेकिन लकड़ी उन्हें रोज लाना पड़ेगी, क्योंकि रोज लकड़ी लाएंगे, रोज टेबल बनाएंगे। तो जो आपको क्या है, कंटिन्यूस बेसिस पे चाहिए रहता सामान, रॉ मटेरियल हो गया, मनी इन हैंड हो गया, वो आपका वर्किंग कैपिटल कहलाता है, ठीक है। तो यहां पे समझ में आया, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, तीन हो गए। चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, सुप्रीम ऑफ ऑल, वो चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल से क्या समझ में आता है आपको, तो ह्यूमन कैपिटल की अगर हम बात करें ना, तो जैसे क्या होता है, एक अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि आपके पास जमीन है, आपके पास लेबर भी है, बहुत सारे लाइन से खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, ठीक है। तो बहुत सारे लेबर भी है, आपके पास पैसा भी खूब है जेब में, ठीक, आप उन पैसे से सारे फिक्स्ड, वर्किंग कैपिटल सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन आपके पास वो दिमाग नहीं है अगर कि इन पैसे का, इस लैंड का, इस लेबर का क्या करना है, तो बस सारे के सारे रिसोर्सेज, सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन धरे के धरे रह जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो उस तरह से ये ह्यूमन कैपिटल जो होता है, ह्यूमन कैपिटल चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, विच इज कंसिडर्ड एज द सुप्रीम ऑफ ऑल, ठीक है। सुप्रीम ऑफ ऑल क्यों? क्योंकि जो नॉलेज और जो एंटरप्राइज ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होना चाहिए, so that he can use all other factors of production in a बेटर वे, ठीक है, मेक्स द ह्यूमन कैपिटल अ सुप्रीम कैपिटल, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल को सुप्रीम कैपिटल बताता है, और मैंने आपको नीड समझा दी इसका, क्यों? क्योंकि ह्यूमन कैपिटल के बिना वो जो नॉलेज है, वो एंटरप्राइज जो है, उसके बिना क्या होता है, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो इस सेंस में जैसे अगर आप देखेंगे तो ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको समझा दिए, ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको समझा दिए, ठीक है। तो टुगेदर ऑल दीज मेक्स अप द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टुगेदर ऑल दीज मेक्स अप द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। साथ में सारी चीजें क्या करती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बनाती है। इतना समझ में आया? हाँ या ना बोलो, ठीक है, मन में बोल दो, हम मन से जुड़े हुए हैं, सुन लूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन,
ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। फिर एक क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट आर दी टू फिजिकल कैपिटल्स, ठीक है, एक्सप्लेन फिजिकल कैपिटल, तो उसमें आपको फिक्स्ड और वर्किंग ध्यान रहना चाहिए। ह्यूमन कैपिटल जो है ना, इस ह्यूमन कैपिटल को हम नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 2 जो है आपका, वो पूरा इसी चीज पर बेस्ड है। मैंने बताया ना सुप्रीम ऑफ ऑल कैपिटल है ये, ठीक है, सुप्रीम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो उस कारण से क्या है, उस कारण से इसको एक अलग चैप्टर ही दे दिया है। ह्यूमन कैपिटल को हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से घनघोर तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब अगर हम बात करें तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन जो है, तो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से करेंगे क्या, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस ही करेंगे, कोई गुड्स या फिर कोई सर्विसेज को प्रोड्यूस ही करना है। तो वो जो स्टोरी है हमारी, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, वापस आते हैं उस पर, तो वहां से स्टार्ट करते कि पालमपुर में भी आपको लैंड मिलेगी, लेबर मिलेंगे, कैपिटल भी है लोगों के पास में, ह्यूमन कैपिटल भी, क्योंकि लोगों को उस चीज का नॉलेज है, वो एंटरप्राइज है कि खेती कैसे की जाना चाहिए। तो यहां बेसिकली फार्मिंग के एग्जांपल्स आपको समझाया कि कैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक साथ काम करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, सब कुछ एक साथ पढ़ेंगे हम, ठीक है, सब कुछ एक साथ पढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं फार्मिंग इन पालमपुर की। फोड़ो नारियल चालू करते हैं यहां से। फार्मिंग इन पालमपुर, तो फार्मिंग कहां पे करोगे? सबसे पहली चीज फार्मिंग करेंगे हम कहां पे? जमीन पे। वही है कि ऐसे हवा में तो करने से रहे कि हवा में ट्रैक्टर उड़ता जा रहा है और हवा में ही फसल लग जाएगी, हवा में ही काट दोगे। आपको एक बेस चाहिए रहेगा, ठीक है, एंड दिस इज नोन टू ऑल, सभी को इतनी तो समझ होगी कि खेती जमीन पे ही होती है, ठीक है। तो यहां पे आप क्या देखेंगे कि लैंड जो है ना, तो लैंड एज अ रिसोर्स का एक लिमिटेशन है, ठीक है। व्हाट इज द लिमिटेशन? कि आपको खेती जमीन पे ही करना है, लेकिन जमीन जो है वो फिक्स्ड है। तो सर अच्छी बात है ना, फिक्स्ड है तो हम दौड़ती हुई जमीन में थोड़ी ना खेती करेंगे कि जमीन भी भाग रही है, हमारा ट्रैक्टर भी भाग रहा है उसके साथ साथ में। नहीं, यहां कहने का जो तात्पर्य है, ठीक है, यहां कहने का जो मतलब है वो ये है कि लैंड जो है ना, लैंड ऐसा है कि जितनी है जमीन उतनी ही है, ठीक। फॉर एग्जांपल क्या है कि मान लो आपको अपने बिजनेस के लिए जगह चाहिए, बिजनेस के लिए जगह चाहिए, ठीक है, तो आप एक बिल्डिंग खरीद सकते हो, 2 बिल्डिंग खरीद सकते हो, 4 बिल्डिंग खरीद सकते हो। लेकिन खेती के लिए जो जगह चाहिए, तो वो जितनी जमीन आपके पास है उतनी ही है, ठीक है। बोलते हैं सर हम खरीद लेंगे, तो आप जिससे खरीदोगे उसकी कम हो जाएगी ना, उसकी कम हो जाएगी जमीन। तो कुल मिला के क्या है कि आपके पास लैंड एक फिक्स्ड एसेट की तरह होती है, कह सकते हैं एक फिक्स्ड रिसोर्स की तरह होती है। ऐसा नहीं कि मंत्र पढ़ेंगे बढ़ जाएंगे। जैसे रिसोर्सेज में क्या है, लैपटॉप भी एक क्या होता है, एक एसेट हो जाता है, ठीक है। रिसोर्सेज में लैपटॉप भी एक एसेट हो जाता है, लेकिन लैपटॉप फिक्स्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा रिसोर्स है कि जरूरत पड़ेगी और खरीद लेंगे, कंपनी से और बनवा लेंगे, ठीक है। लेकिन जमीन आप और बनवा नहीं सकते हो, जमीन आप और बढ़ा नहीं सकते हो। तो जितना हो सकता था पालमपुर में उन्होंने क्या किया, जितना बोल सकते हैं ना कि जो बैरन लैंड वगैरह थी उसको भी सुधार कर कुरा के अब वो मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच गए कि इससे ज्यादा उस गांव में खेती की जमीन नहीं है, इससे ज्यादा खेती की जमीन नहीं हो सकती। अब जब खेती की जमीन उतनी ज्यादा नहीं हो सकती तो क्या है, उतनी ही जमीन में सबको सिर लड़ाना है, ठीक है, उतनी ही जमीन में सबको मैक्सिमम प्रोडक्शन लेना है, ठीक है। तो फार्मिंग जमीन पे की जाएगी और लैंड एज अ रिसोर्स की लिमिटेशन ये है कि लैंड इज फिक्स्ड, ठीक है। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर, ठीक है। कॉन्स्ट्रेन ओवर फार्म प्रोडक्शन बिकम बिकॉज लैंड आर अंडर द कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड, और दिस इज वन ऑफ द कॉन्स्ट्रेंट कि अब जो आप देख रहे हैं कि फार्मिंग जो क्या है मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है और अब सभी लोग खेती करेंगे, लेकिन सभी लोग खेती करो अच्छी बात है, लेकिन वहां पे एक जो कॉन्स्ट्रेंट आ रहा है हमारे सामने, जो एक हमारे सामने चैलेंज आ रहा है, वो ये चैलेंज आ रहा है कि लैंड जो है ना प्रैक्टिकली द एरिया अंडर द कल्टीवेशन, ठीक है, इज फिक्स्ड, वो फिक्स्ड है, आप उससे ज्यादा उसे बड़ा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब उसी के चलते क्या होता है, इसी के चलते अब एक सवाल आता है हमारे सामने। कहानी समझते चला, देखो क्या हो रहा है ना कि सारे मोतियों को एक एक करके पिरो दोगे तो एक बहुत सुंदर सी माला बन जाएगी, ठीक है। सारे टॉपिक्स आपस में जुड़े हुए हैं कि हमने खेती करना चालू करी, लेकिन हमारे सामने पहला चैलेंज ये आया कि दी लैंड अवेलेबल फॉर फार्मिंग इज फिक्स्ड, ठीक है। खेती के लिए जो जमीन चाहिए वो क्या है, वो फिक्स्ड है, ठीक, वो जमीन फिक्स्ड है। तो अब उसके ऊपर कॉन्स्टेंट क्या आ गया, यहाँ पे कॉन्स्टेंट ये आ गया कि जब वो प्रैक्टिकली फिक्स्ड है तो सवाल आता है हमारे सामने क्या कि क्या कोई तरीका है, जैसे हम बोलते हैं ना कि काम तो नहीं हो पाएगा, फिर आप क्या बोलते धीरे से सर कोई तरीका है, ठीक है। तो वैसे ही क्या है कि इज देयर एनी वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, क्या कोई तरीका है जिससे उस फिक्स्ड लैंड से हम ज्यादा ग्रो कर सके, ठीक है। रिश्वत दोगे? नहीं, ऐसा भी नहीं कि जमीन को रिश्वत दे दो तो हमारा काम कर देगी। यहां पे तरीका दूसरा हो गया, क्या कि ऑल लैंड इज कल्टीवेटेड इन पालमपुर, नो लैंड इज लेफ्ट आइडल। तो जितनी भी जमीन थी उस पर पूरी पे खेती ही कर रहे हो आप, ठीक है। तो अब और कैसे प्रोडक्शन बढ़ सकता है, तो अब प्रोडक्शन और ऐसे बढ़ सकता है कि आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो करने का कोशिश करो, ठीक है। तो ड्यूरिंग द रेनी सीजन खारिफ फार्मर ग्रोज ज्वार एंड बाजरा, दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड, ठीक है। इट इज फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो between October and December. In the winter season, rabi fields are sown with wheat. अब देखो, आपको पता है कि जमीन उतनी ही है, लेकिन उस जमीन पे आप क्या कर सकते हो, बार बार क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो, और जो बार बार क्रॉप्स ग्रो की जाती है उसे क्या कहा जाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग। देखो एक क्वेश्चन ऐसा बनता है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच
प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज फ्रॉम द सेम फिक्स्ड लैंड। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा बनता है इस चैप्टर से। तो क्या दूसरे तरीके हैं? दूसरे तरीके ये हैं, ठीक है, कि आप क्या कर सकते हैं, जैसे पालमपुर में हम एग्जांपल में देख रहे हैं कि वहां वो मल्टीपल क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। रेनी सीजन में जो क्रॉप को ग्रो किया जाता है उसे खारिफ कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ड्यूरिंग द रेनी सीजन खारिफ फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा। ठीक है, रेनी सीजन के टाइम पीरियड में क्या होता है, तो रेनी सीजन के टाइम पीरियड में आप जैसे देखोगे कि खारिफ क्रॉप को ग्रो किया जाता है, ज्वार और बाजरा को ग्रो किया जाता है। दीज प्लांट्स, ठीक है, दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड। ठीक है, ज्वार बाजरा जो है तो कैटल फीड की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, फसल की तरह भी बेचा जाता है। तो ये ज्वार और बाजरा की कहानी हो गई है। ठीक है, इट इज फॉलोड बाय द कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। अक्टूबर दिसंबर में क्या है, आलू की खेती कर लेते हैं वो, ठीक, आलू की खेती कर लेते हैं। फिर विंटर सीजन जब आता है तो अक्टूबर नवंबर में जो कह सकते हैं क्रॉप्स को आप सो करते हो ना, जिन्हें आप क्या लगा रहे हो, जिनका बीज लगाते हो, तो वो राबी क्रॉप्स होती है। विंटर सीजन की जो क्रॉप्स होती है उसे क्या कहा जाता है, राबी सीजन की क्रॉप्स कहा जाता है, ध्यान रखोगे। ठीक है, तो फील्ड्स आर सोन विथ वीट, जैसे वीट क्या हो गया, एक एग्जांपल हो गया राबी क्रॉप का। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में इनमें से अंदर से क्वेश्चन ऐसे गोल मटोल करके पूछ लेते हैं, लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, ठीक है, हाउ द प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज फ्रॉम द फिक्स्ड लैंड, तो उसमें आप लिख सकते हो पहली चीज क्या है, मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग में आप क्या देख रहे हैं कि मल्टीपल क्रॉप्स थ्रू आउट द ईयर आप क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग हो गया। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज आल्सो डिवोटेड टू शुगर केन व्हिच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। ठीक है, शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म और जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। ठीक है, तो अब यहां पे जैसे अगर आप देखोगे तो राबी और खारिफ क्रॉप के अलावा भी क्या देखने को मिलता है आपको कि कुछ थ्रू आउट द ईयर वाली क्रॉप्स होती है। तो उसमें एग्जांपल आ जाएगा शुगर केन का, क्योंकि शुगर केन एक ऐसी फसल है जो लगभग एक साल पूरा ले लेती है। ठीक है, हार्वेस्ट होने में एक साल पूरा ले लेती है हार्वेस्ट होने में। इस कारण से शुगर केन को आप क्या देखेंगे कि वो किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, वो शुगर केन जो आ जाएगा वो कह सकते हैं कि ईयर लॉन्ग क्रॉप की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, फिर अगली चीज क्या है, मल्टीपल क्रॉपिंग फर्दर हेल्प इन इंक्रीजिंग फार्म प्रोडक्शन। ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग जो है तो मल्टीपल क्रॉपिंग फर्दर हेल्प इन इंक्रीजिंग फार्म प्रोडक्शन। ये क्या चीज है, तो अब जैसे अगर हम यहां देखें मल्टीपल क्रॉपिंग में बताया ना, राबी खारिफ फिर ईयर लॉन्ग क्रॉप्स, ये सारी क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं। तो ये जो मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं तो इससे फार्म प्रोडक्शन बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, क्योंकि वो जो फिक्स्ड लैंड आपकी जो लिमिटेशन थी, उस फिक्स्ड लैंड से आपने मैक्सिमम प्रोडक्शन ले लिया। ठीक है, तो टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग, you are able to generate maximum out of the you are able to generate maximum out of the fixed asset which is land। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। is there any way one can grow more from the farmland, क्वेश्चन आता है तो आपको बनेगा कि हाँ सर मल्टीपल क्रॉपिंग एक तरीका होता है। अब एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, आपने छोटी क्लासेस में भी ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ा है, ठीक है, कि मल्टीपल क्रॉपिंग एक चीज है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है, ड्यूरिंग ईयर, एक पूरे ईयर में आप क्या कर रहे हैं, मल्टीपल क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, मोर देन वन क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। ठीक है, ड्यूरिंग अ ईयर, तो वो मल्टीपल क्रॉपिंग हो गया। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है जानते हो, मिक्स्ड फार्मिंग में ये होगा टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ सेम लैंड। ठीक है, ठीक है, एट द सेम पीरियड। ठीक है, एट द सेम पीरियड, एट द सेम पीरियड, एट द सेम पीरियड इज नोन एज मिक्स्ड फार्मिंग। आप जब क्या करते हो कि सेम पीस ऑफ लैंड से, ठीक है, सेम पीस ऑफ लैंड से क्या कर रहे हैं, सेम पीस ऑफ लैंड से क्रॉप्स को ग्रो करते हैं ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, दो से ज्यादा क्रॉप। जैसे ये आप देख रहे हैं ना, गेहूं और मक्का जो एक साथ बो दिया एक ही पीस ऑफ लैंड पे एक ही टाइम पीरियड में, वो मिक्स्ड होता है। और मल्टीपल में मतलब क्या है, मल्टीपल में एक 6 महीने के लिए आपने गेहूं बो दिया, 6 महीने के लिए आपने सोयाबीन बो दिया। ठीक है, तो वो अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप जब ग्रो करते हो तो वो मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। मल्टीपल और मिक्स में कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा, दोनों की डेफिनेशन में बता दी है कि मिक्स्ड में क्या हो जाएगा, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ सेम पीस ऑफ लैंड एट सेम पीरियड, टाइम पीरियड, ठीक है, इज नोन एज मिक्स्ड क्रॉपिंग। और अगर आप क्या करते हो, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, ये चीज हो गई। तो अब क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द रोल ऑफ इरिगेशन। अब ये आपने एक मल्टीपल क्रॉपिंग एक चीज देख ली है, मल्टीपल क्रॉपिंग से चलो आपने क्या कर लिया, जितना प्रोडक्शन बढ़ाना था बढ़ा लिया, लेकिन जनसंख्या भी उतनी बढ़ रही है, उन्होंने भी प्रोडक्शन बढ़ाया खूब। ठीक है, तो जब बच्चे भी ज्यादा पैदा होंगे तो वो ज्यादा डिमांड करेंगे, तो हमें प्रोडक्शन और बढ़ाना पड़ेगा। अब ये और प्रोडक्शन आप कैसे बढ़ा पाओगे, तो ये और प्रोडक्शन आप ऐसे बढ़ा पाओगे कि आप इरिगेशन की मदद लो। ठीक है, रोल ऑफ इरिगेशन। ठीक है, रोल ऑफ इरिगेशन में क्या आ जाएगा कि जैसे ये पंप वगैरह रहते हैं, तो इरिगेशन की मदद से हम क्या करेंगे, इरिगेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इरिगेशन की मदद से हम लोग मतलब वही ना कि आप जैसे सूखे की जो फसल रहती है उसको अगर पानी दोगे तो पानी से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इरिगेशन
इलेक्ट्रिसिटी मतलब ऐसा है कि वो पानी से हाथ से भर भर के थोड़ी डालोगे, आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तभी इरिगेट कर पाओगे फील्ड्स को, ठीक है, क्रॉप्स को। तो ये हो गया, तो इरिगेशन, मल्टीपल क्रॉपिंग, मॉडर्न फार्मिंग मेथड, ठीक है, इज इंक्रीजिंग फार्म प्रोडक्शन। तो इज देयर एनी वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड? यस। क्या है कि आप इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, मल्टीपल क्रॉपिंग की मदद से प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, मॉडर्न फार्मिंग मेथड का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। ये सारे क्या है, ये सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो इरिगेशन से क्या, मोर क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन राबी एंड ज़ैड सीजन आल्सो। राबी सीजन कौन सा होता है, जो विंटर्स वाला। अब विंटर्स में ऊपर से बारिश तो होती नहीं है, तो आप नीचे से पानी दे देते हो, ठीक है, ट्यूबवेल वगैरह, वेल्स वगैरह, इनकी मदद से। ज़ैड सीजन क्या होता है, जो वाटरमेलन और मस्कमेलन, जो एकदम घनघोर गर्मी होती है, जैसे आप लगा लो कब से, मार्च से, तो मार्च, अप्रैल, मई, उस समय पे भी फसल ग्रो की जाती है, ठीक है। जैसे तरबूज खरबूज आ गए, तो अब उन्हें पानी कहां से मिलेगा, तो उन्हें पानी मिल जाता है इस तरह से, ठीक है, इरिगेशन की मदद से। तो आपने क्या किया, जेड सीजन में जो काले खेत पड़े रहते थे उसको पानी की मदद से क्या कर लिया, उस पर भी प्रोडक्शन ले लिया, ठीक है। तो इज देयर एनी वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड? यस। मल्टीपल क्रॉपिंग हो गया, इरिगेशन हो गया, ये सारे तरीके। तो वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, कैनल्स, ये सब आपको मदद देंगे। और यहां पे इलेक्ट्रिसिटी सोने पे सुहागा हो जाता है। कैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आप इन कह सकते हैं क्रॉप्स को और ग्रो कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा पानी दे सकते हैं, पानी दोगे खूब ग्रो करेंगे वो, ठीक है, वो चीज रहता है। तो व्हेन द इरिगेशन फैसिलिटी वाज इलेक्ट्रिफाइड, फार्मिंग इन पालमपुर गॉट बूस्ट, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। दिस इज द पॉइंट। तो पालमपुर के केस में यही हुआ। क्या देखने को मिला पालमपुर के केस में आपको, कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी मिली, तो इलेक्ट्रिसिटी मिलने से क्या हो गया कि इरिगेशन सिस्टम पूरा का पूरा इलेक्ट्रिफाइड हो गया, जिससे फार्मिंग को क्या मिल गया, एक बूस्ट मिल गया, फार्मिंग को एक बूस्ट मिल गया। और जब फार्मिंग को एक बूस्ट मिला, तो उसके चलते आपको क्या देखने को मिला, उसके चलते आपको ये देखने को मिला कि प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया। तो व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी इन आवर कंट्री? अगर आज देखें, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पानी जो है हर क्षेत्र को नहीं मिला। जैसे आप देखेंगे तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, सेंट्रल इंडिया हो गया, तो यहां तो आप क्या देख रहे हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी अवेलेबल है। लेकिन इसी के साथ साथ कंट्री में ऐसा भी पार्ट है, कंट्री में ऐसी भी एरियाज है जहां पे क्या है, ना तो पानी है ना इलेक्ट्रिसिटी है। पानी है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, नाक में पिन लगा के चलाने से तो रहे, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं हैं, दीज आर द इश्यूज, ठीक। कमिंग बैक टू दी पालमपुर, तो पालमपुर में लेकिन अगर आप स्थिति देखोगे तो कहां से स्टार्ट किया था कि फार्मिंग एक्टिविटीज है, कांस्टेंट क्या है, चैलेंज क्या है कि लैंड इज फिक्स्ड। अब वो फिक्स्ड लैंड पे सवाल ये उठता है कि क्या कोई तरीका है जिससे ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सकता है? जी हाँ, तरीका है जिससे ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो मल्टीपल क्रॉपिंग हो गया, इरिगेशन हो गया, ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हो गए, ये सारे तरीके हैं, ठीक है, ये सारे तरीके हैं। अब क्या है, एक और तरीका है मॉडर्न फार्मिंग मेथड, जो मैंने आपसे बोला। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या है, तो एक तो ट्रेडिशनल था, पुराने समय में बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे, मतलब जैसे बैलों को, बैल बखर वगैरह चलाया जाता था। सीड्स भी क्या होते थे, जो मिल जाते थे सीड्स उन्हीं से सो कर दिया जाता था, ठीक है। कोई खाद नहीं दिया जाता था, कोई पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर यूज नहीं किया जाता था, तो प्रोडक्शन भी कम होता था। लेकिन अब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या है कि फर्टिलाइजर्स हो गए, बहुत सारे मैन्योर हो गए, बहुत सारा खाद डालने लगे, सीड की क्वालिटी जो है तो वो क्या है, सर्टिफाइड सीड्स आने लगे, सीड्स ऐसे आने लगे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होते हैं, जिनको आप बोओगे ना तो उनका फल ज्यादा निकल के आएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड भी एक तरीका है। आपने मल्टीपल क्रॉपिंग देख लिया, इरिगेशन की मदद देख ली। तीसरा तरीका जो है जिससे और प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है वो क्या है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, ठीक है। तो यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स टू इंक्रीज द यील्ड फ्रॉम गिवन पीस ऑफ लैंड, ठीक है। तो इसमें मॉडर्न फार्मिंग मेथड का इस्तेमाल कैसे होगा, तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड में आप हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करोगे। मतलब मॉडर्न फार्मिंग मेथड कोई इंसान थोड़ी ना है कि लाओ चलो प्रोडक्शन बढ़ा दो। आप क्या करते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड में, आप हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, HYV सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो क्या होते हैं, जिनको आप सो करोगे तो जैसे मैंने बताया कि उसका फल जो निकलेगा वो ज्यादा निकलेगा, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, मॉडर्न मशीनरीज जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर्स, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनसे क्या होगा, इनसे वेस्टेज, मतलब वेस्टेज तो खैर इनमें ज्यादा होता है पता है आपको, लेकिन क्या है, ट्रैक्टर थ्रेशर से आप क्या कर पाओगे, चुटकियों में काम कर पाओगे। इनफैक्ट जैसे क्या होता है, आज मैं गांव जाता हूं तो क्या है, गांव पे क्या बोलते हैं कि सारा काम तो मशीनों से हो जाता है, गांव खेती में कोई अब बहुत ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो उस तरह से क्या है कि आप अपना दूसरा काम भी कर सकते हो, उसके साथ साथ खेती को एक साइड बिजनेस की तरह मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो उस तरह से क्या है, मॉडर्न मशीनरीज जो है, ट्रैक्टर, थ्रेशर वगैरह, इनके आने से क्या है, इनके आने से आप जैसे देखोगे तो फार्मिंग मॉडर्नाइज हो गई है पूरी की पूरी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है ग्रीन रेवोल्यूशन का, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में हुआ यही था। क्या हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन में कि ग्रीन रेवोल्यूशन में मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल करके, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह का इस्तेमाल करके, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल करके, मशीनरी वगैरह का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन खूब बढ़ाया।
बम्पर प्रोडक्शन बढ़ा है। ठीक है, जो बम्पर प्रोडक्शन बढ़ा तो उससे आपको क्या देखने को मिलता है, इन लेट 1960s फार्मर्स इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूज्ड हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स टू इंक्रीज देयर यील्ड, और ये प्रोडक्शन बढ़ा भी। ठीक है, खूब प्रोडक्शन बढ़ा, और इसीलिए आप जैसे देखोगे ना तो थ्रू आउट द कंट्री अगर आप फार्मर्स की स्थिति देखोगे तो फार्मर्स जो है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के फार्मर्स जो है दे आर रिलेटिवली प्रॉस्परस व्हेन कंपेयर्ड विद द फार्मर्स इन कह सकते हैं उड़ीसा, झारखंड, ठीक है, बिहार। तो यहाँ के जो किसान है इनसे अगर आप कंपेयर करोगे तो वेस्टर्न साइड जो है मतलब वही पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वहां के फार्मर्स थोड़े से प्रॉस्परस है। दी रीजन इज वेरी क्लियर, क्या कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया तो उसके एडवांटेजेस उन लोगों ने उठाए। ठीक है, वहां के क्षेत्र के जितने भी किसान भाई थे उन लोगों ने उठाए। समझ में आई मेरी बात? तो जो टॉपिक था हमारा, टॉपिक बेसिकली अगर हम आए तो ये देख लो, थ्रेशर हो गया ये, ठीक है, ये भी थ्रेशर है, ये ट्रैक्टर हो गया, तो यहाँ पे क्या फर्टिलाइजर, यूरिया छीट रहे हैं वो खेत में। ठीक है, ऐसी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आती है अलग अलग तरह की जो ये इंश्योर करती है कि प्रोडक्शन बढ़ के निकले, प्रोडक्शन ज्यादा हो। ठीक है, तो ये कहानी हो गई। अब अगर हम बात करें तो एक बार मैं आपको पूरा रिकॉल करवा देता हूं यहां तक। चलो रिकरेक्ट करते चला, मैंने बताया ना कि सारे मोतियों को पिरोते चलोगे एक सुंदर सी माला बन जाएगी। चैप्टर की माला अपने गले में डाल लेना तो कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, क्या पढ़ा हमने चैप्टर स्टार्ट किया, पालमपुर का बेसिक एक स्ट्रक्चर देखा। एक जो क्वेश्चन बनता है आपका कि व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो वो आपने देख लिया। डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल है, वो सब कुछ। फिर हम स्टार्ट करते हैं फार्मिंग इन पालमपुर। तो फार्मिंग में सबसे पहले सवाल आता है जमीन का। जमीन के साथ दिक्कत क्या है कि लैंड इज अ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, तो अब क्या है, सवाल ये उठता है फिर कि क्या इज देयर एनी वे टू इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड? यस, देयर आर मेनी वेज। तो क्या तरीके हैं? तो इज देयर एनी वे, तो इज देयर एनी वे में यस देयर इज अ वे। व्हाट इज दैट वे? तो वो जो तरीका है, वो जो तरीका था वो क्या था? हाँ, वो जो तरीका था वो ये था कि आप क्या करो, उसमें आप मल्टीपल क्रॉपिंग पे फोकस करो, आप इरिगेशन फैसिलिटीज को एनहांस करने पे फोकस करो, आप फोकस करो किस चीज पे कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल किया जाए। तो ये सारी चीजें थी, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल किया जाए, ये सारी चीजें थी। अब ये सारी चीजों से हम आगे बढ़ते अगर, तो विल द लैंड सस्टेन, क्या जमीन सस्टेन करेगी? लेकिन आप जमीन पे इतना प्रेशर बना रहे हो मॉडर्न फार्मिंग मेथड, जैसे मैंने ग्रीन रेवोल्यूशन का बनाया, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हो रहा है, आप केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इन सारी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो। तो क्वेश्चन यही बनता है कि क्या इस तरीके से लैंड सस्टेन कर पाएगी? ठीक है, विल दी लैंड सस्टेन, दिस इज द क्वेश्चन। समझ पा रहे हो मोती पिरोया नहीं पिरोया? तो वो सारे टॉपिक्स को जोड़ते चलना कि क्या आप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जब प्रेशर क्रिएट करोगे तो क्या वो प्रेशर झेल पाएगी लैंड? ठीक है, विल द लैंड सस्टेन। तो साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवरयूज्ड द नेचुरल रिसोर्स बेस। ठीक है, अब क्या है, साइंटिफिक रिपोर्ट से हमें दर्शाती है कि आप मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की मदद से क्या प्रोडक्शन तो बढ़ा लोगे, लेकिन क्या है उससे अल्टीमेटली क्या होगा, जो नेचुरल रिसोर्स बेस है ना, वो नेचुरल रिसोर्स बेस जो है वो ओवर यूज हो गया है, आपने उसकी जान निकाल दी है। ठीक है, कैसे जान निकाल दी है? मॉडर्न फार्मिंग मेथड में आप क्या कर रहे हैं कि इरिगेशन दे रहे हैं। ठीक है, इरिगेशन के लिए आप क्या कर रहे हैं, ट्यूबवेल बना रहे हैं, वेल बना रहे हैं, पूरा पानी आपने क्या किया है, वो आप एक एड आता है ना अभी गर्मियों में के टाइम में ज्यादा आता है वो एड, क्या कि वो बच्चा जा रहा रहता है ऊपर से सूरज जो है तो वो पानी मतलब स्ट्रॉ लगा के बच्चे की एनर्जी चूस लेता है, फिर वो बच्चा ग्लूकोन डी पीता है, ध्यान आया? तो वैसे ही क्या है, वैसे इमेजिनेशन ऐसा करो कि हमने क्या किया है, हमने मॉडर्न फार्मिंग मेथड के नाम पे पूरा पानी पंप आउट कर लिया। कहां से? जमीन के अंदर से। ग्राउंड वाटर टेबल धड़ाम से नीचे चले गया है। ठीक है, मिलता ही नहीं आज पानी कहां है नीचे, ग्राउंड वाटर टेबल जो है। तो आप देखो कि कितने बोरवेल हम करवाते हैं लेकिन उसमें क्या है, पानी नहीं निकलता है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, तो साइंटिफिक रिपोर्ट्स indicate that the modern farming methods have overused the natural resource base. Why? ठीक है, तो ये नेगेटिव इंपैक्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन का। ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में हमने क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने हमारी सॉइल फर्टिलिटी को पूरा खो दिया। क्यों? क्योंकि हमने ज्यादा प्रोडक्शन की चाह में खूब तो फर्टिलाइजर डाले, खूब तो पेस्टिसाइड डाले, खूब हमने क्या करे, केमिकल वाले खाद वगैरह डाला, जिससे क्या है सॉइल फर्टिलिटी हमने खो दी। कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन हैज लेड टू द डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल। ठीक है, तो अगेन द क्वेश्चन इज विल द लैंड सस्टेन? तो नो, द लैंड विल नॉट सस्टेन। दीज आर द चैलेंजेस। अब एक क्वेश्चन यहां पे आपका ये बनता है, क्या बनता है क्वेश्चन, व्हाट आर द नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स? ठीक है, नेगेटिव इंपैक्ट क्या है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के? तो ये आपको लिखना होगा कि साइंटिफिक रिपोर्ट्स हमें बताती है क्या कि हमने नेचुरल रिसोर्स बेस को ओवर यूज कर लिया है। ग्रीन रेवोल्यूशन में जिस तरह से आप क्या देख रहे हो, सॉइल की फर्टिलिटी हमने खो दी पूरी तरह से। आप क्या देख रहे हो, ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने ग्राउंड वाटर को पूरा पंप आउट कर लिया है। तो दीज आर दी प्रॉब्लम, दीज आर दी चैलेंजेस व्हिच वी आर गोइंग थ्रू। ठीक है, दीज आर दी क्वेश्चन मार्क्स इन फ्रंट ऑफ अस। ठीक है, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर ईयर्स। Once destroyed, it is very difficult to restore them.
और ये वही बताया गया है क्या कि ये जो आप देख रहे हैं ना इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज जैसे सॉइल फर्टिलिटी हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, ये ऐसा नहीं है कि चलो खत्म हो गए तो और दुकान पे से ले आएंगे खरीद के, ठीक है। ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये अपने आप को रिप्लेनिश करने में लाखों साल ले लेते हैं, ठीक है, बहुत लंबा समय लगता है। और अगर आप इस स्पीड से क्या करेंगे, इस तरीके से अगर डिस्ट्रॉय करोगे तो दिस विल क्रिएट अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ एनवायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर। पालमपुर वालों सुनो मेरी बात, ठीक है, पालमपुर तो कोई है नहीं, मतलब किसको सुनना है, आपको, हमें और हमारे आजू बाजू वालों को क्या सुनना है कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के क्या चैलेंजेस हैं, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन के अलावा आप जीवन में सीखे क्या, तो ये ध्यान रखना होगा कि रिसोर्सेज को अगर आज हम नहीं बचाएंगे तो कल शायद हम ना बचे। क्यों? क्योंकि वी आर डिपेंडेंट ऑन रिसोर्सेज, नॉट रिसोर्सेज आर डिपेंडेंट ऑन अस, ठीक है। इनफैक्ट वी आर ओवर यूजिंग देम एंड वी हैव टू पे द प्राइस फॉर इट, ठीक है। हमें एक ना एक दिन उसके लिए प्राइस पे करना ही पड़ेगा ना। और आप देख ही रहे हैं कि वेदर चेंज हो रहा है, आप देख ही रहे हैं कितनी समस्याएं आ रही है, तो दिस इज द प्रॉब्लम। क्लियर हुआ? चलो विल द लैंड सस्टेन के बाद आगे बढ़ते हैं। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर? फार्मर्स ऑफ पालमपुर की अगर बात करें हम, तो फार्मर्स ऑफ पालमपुर के बीच में लैंड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिस इज द क्वेश्चन। अब ठीक है, कहानी आ जाओ कहां तक। कहानी हमने देख ली कि खेती करते हैं, लैंड फिक्स्ड है, ये एक चैलेंज है। लैंड फिक्स्ड एक चैलेंज है, तो उस चैलेंज को ओवरकम कैसे किया जा सकता है, तो अलग अलग तरीके बताए, लेकिन क्या वो तरीके से लैंड बच पाएगी? ठीक है, तो वो लैंड नहीं बच पाएगी, चैलेंजेस है। अब वहां पे हम एक पॉज लेते हैं, सांस भरते हैं, सोचना पड़ता है कि हाँ चैलेंज तो है। लेकिन हम बात करते हैं कि अगर वो खेती कर रहे हैं पालमपुर में, तो लैंड एज अ रिसोर्स तो आपने पढ़ लिया, ठीक है, वो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, हाउ इज द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर का जो किसान है उसके पास, सबके पास जमीन है क्या? नहीं, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि खेती जो कर रहे हैं, प्रोडक्शन जो भी होता है, तो प्रोडक्शन में आप क्या देखते हैं कि कोई प्रोडक्शन बहुत सक्सेसफुली कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। तो बेसिकली वही एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो लैंड है, जिसे हम कंटेक्स्ट में लेके पढ़ रहे हैं पालमपुर की स्टोरी के हिसाब से। तो सवाल ये आता है कि लैंड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। सवाल ये आता है हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। तो लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर फार्मिंग। Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. ठीक है, तो जितने भी लोग लेकिन खेती कर रहे हैं, सभी के पास में sufficient land नहीं है कल्टीवेशन के लिए। क्यों? क्योंकि land is unevenly distributed. land कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? unevenly distributed है, कि किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। और ये जो uneven distribution है ना लैंड का, दिस इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, ठीक है, ये एक समस्या का कारण बनता है। तो लैंड इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, जमीन जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो अगर आप फोटो देखोगे तो इस फोटो से आपको समझ में आएगा कि किसी के पास जमीन का बहुत छोटा हिस्सा है, तो किसी के पास इतना बड़ा हिस्सा है कि उसके 10 गुना हिस्सा है उस छोटे किसान से। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि कुछ किसान छोटे हैं पालमपुर में, कुछ किसान बहुत बड़े किसान हैं, ठीक है, और कुछ मीडियम फार्मर्स भी हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड। तो एक चीज ध्यान रखना, एक शब्द गांठ बांध लो उसकी, कि लैंड इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। सम डू नॉट हैव लैंड, ठीक है, सम हैव अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड एंड सम सेक्शन हैव अ ह्यूज पार्ट ऑफ लैंड, ठीक है। कुछ सेक्शन के पास में खूब सारी जमीन है, कुछ के पास में कुछ ही जमीन है, और कुछ के पास में है ही नहीं, ठीक है, कुछ लैंडलेस लेबर है। तो जैसे यहां पे बताया गया सिचुएशन क्या है, पालमपुर में गोविंद की स्टोरी दी गई है। अच्छा अब एक बात सुनो मेरी, क्या कि वो जो ब्लू बॉक्स में आपको स्टोरीज दी गई ना बहुत सारी, उन सारी स्टोरीज को आप खुद पढ़ सकते हो, पूरी कहानी है। इस चैप्टर में मुझे मजा ये आता है कि कहानी है तो ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ हमने पढ़ाया, और आपको भी ऐसा कुछ लगना नहीं चाहिए, मतलब मैंने पढ़ाया है, ठीक है, मतलब आपको ऐसा लगना चाहिए कि हमने कुछ पढ़ा। ये तो क्या है, बहुत बेसिक है जो हम समझ रहे हैं, बस जो आज तक हम देखते आए हैं, जीते आए हैं ना, उसको हमें चैप्टर के साथ जोड़ना है, उसे वो इकोनॉमिक कंसेप्ट के साथ जोड़ना है कि हाँ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारी चीजें लगती है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो वो चीज रहती है। तो अगर जैसे हम यहां देखें पालमपुर में क्या स्थिति है, पालमपुर में स्थिति ये है कि वहां पे गोविंद नाम का एक किसान है, 2.75 या 2.25 ऐसे कुछ उसके पास जमीन है, उसके 3 बेटे हैं, जमीन कोई बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन अब क्या होगा, जब गोविंद की डेथ हो जाती है, उनके पास एक बफेलो भी थी तो जिसका दूध बेच देते थे वो। अब जब गोविंद की डेथ हो जाएगी तो क्या होगा कि गोविंद के जो बेटे हैं, ठीक है, गोविंद सन्स जो हैं, तो उनके बीच में जमीन बढ़ जाएगी, तो 0.75 हेक्टर जो है सबके पास आएगी, ठीक है। तो 2.25 हेक्टर उसकी पूरी जमीन थी। अब इतनी कम जमीन में वो लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो उनके पास प्रोडक्शन कोई बहुत ज्यादा होता नहीं, तो उनको अदर सोर्स ऑफ इनकम भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड में ये कहानी के थ्रू आपको बताया गया है। जैसे अगर आप देखेंगे तो टोटल कल्टीवेटेड एरिया है ना, तो टोटल कल्टीवेटेड एरिया का मार्जिनल और स्मॉल फार्मर जो है उनके पास 55% है, ठीक है, 55% है। लेकिन ये जो 55% फार्मर्स के पास जमीन है, उन फार्मर्स की पॉपुलेशन टोटल कितनी है पता है? उन फार्मर्स की टोटल पॉपुलेशन 85 है। तो आप कह सकते हो कि 85% पॉपुलेशन के पास 55% लैंड है, और
और बचे हुए 15% जो उनके पास 46% लैंड है। मतलब क्या है कि कुछ लोगों के पास बड़ा चंक है और बड़े चंक के पास कुछ ही लैंड है। तो लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली, वो चीज बताई गई है। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे तो ये पूरे पिक्चर में बताया गया है कि कैसे खेती हो रही है, वो सारा सब कुछ। ठीक है, फार्मर जो अलग अलग तरह के एक्टिविटीज में एंगेज है, उस चीज को यहाँ पे दर्शाया गया है। क्लियर हुआ? तो अब आते हैं हम कहां पे, तो लैंड एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एक बार फिर रिकॉल करवा दे तो मुझे तसल्ली मिल जाएगी। लैंड एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आपने क्या क्या सीख लिया, जैसे स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के थ्रू कि लैंड के साथ क्या चैलेंज है। क्वेश्चन ये आता है कि कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, तो मल्टीपल वेज होते हैं। मल्टीपल वेज के सामने चैलेंज बस ये कि क्या उन मल्टीपल तरीकों से क्या लैंड सस्टेन कर पाएगा, नहीं, लैंड सस्टेन नहीं कर पाएगा। जब लैंड सस्टेन नहीं कर पाएगा तो आगे आपके सामने सवाल, आगे आपके सामने क्वेश्चन मार्क क्या आता है, आगे आपके सामने क्वेश्चन मार्क क्या आता है कि व्हाट्स नेक्स्ट। ठीक है, तो और क्या तरीका हो सकता है, और क्या तरीका हो सकता है, तो हमें दूसरे, मतलब हमें कंसर्न रहना चाहिए कि हम इन्वायरमेंट को डैमेज ना करें, ये सारी चीजें। ठीक है, लेकिन कमिंग बैक टू दी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड किस तरह से, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या है कि कुछ लोगों के पास जमीन है, कुछ लोगों के पास नहीं है, कुछ लोगों के पास बहुत जमीन है। अब जिनके पास बहुत जमीन है तो वो प्रोडक्शन करने के लिए उनके पास फैक्टर प्रोडक्शन लैंड तो है, लेबर कहां से आएगा, तो सवाल यही है कि हु विल प्रोवाइड दी लेबर। तो आपको आंसर भी मिल गया कि कुछ लोग ऐसे भी जिनके पास जमीन है ही नहीं, तो वो जब खुद की खेती नहीं करेंगे तो दूसरों के खेतों पे जाके काम करेंगे। अब जब दूसरों के खेतों पे जाके काम करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, लेबर कहलाएगा। ठीक है, तो लैंड और इस तरह से लेबर का यहां पे सिलसिला आएगा। तो हु विल प्रोवाइड दी लेबर, तो लेबर कौन प्रोवाइड करेगा आपको, लेबर की जैसे अगर हम बात करें तो लेबर आपको यहां से मिलेगा। ठीक है, लेबर आपको यहां से मिलेगा, हम देखते हैं कहां से मिलेगा। तो अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो है लेबर। लेबर कहां से आएगा, तो लेबर जो आएगा तो जो कह सकते हैं, जैसे आप देखेंगे ना, कुछ स्मॉल फार्मर्स हैं, ठीक है, कुछ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स को एक्स्ट्रा लेबर की जरूरत होती है, स्मॉल फार्मर को ऐसा है कि वो खुद ही लेबर बन जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज समझना होगा कि एग्रीकल्चर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर, कौन है लेबर, कहां से आते हैं लेबर। तो जरूरत तो इसलिए होगी क्योंकि जो लार्ज फार्मर्स है तो वो पूरी जमीन पे खुद अकेला लेबर बनके काम भी नहीं कर पाएगा, तो उसको लेबर चाहिए ही चाहिए रहेंगे। ठीक है, और कहां से आते हैं, तो जिनके पास कोई काम नहीं, जिनके पास जमीन नहीं है, वो लोग क्या करेंगे, वो लेबर बन जाएंगे। ठीक है, तो वैसे अगर हम बात करें कि स्मॉल फार्मर्स को लेबर कहां से मिलेगी काम करने के लिए, तो दे अलोंग विद देयर फैमिली कल्टीवेट देयर ओन फील्ड्स। ठीक है, तो स्मॉल फार्मर्स खुद अपने परिवार के साथ में क्या करेगा, खेती कर लेगा, स्मॉल फार्मर ये काम कर लेगा। ठीक है, लेकिन जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होंगे, तो मीडियम और लार्ज फार्मर्स क्या करेंगे, क्योंकि उनके पास जमीन ज्यादा है ना, और फिर पैसा भी ज्यादा है उनके पास, तो वो सोचेंगे क्या कि दे हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स। ठीक है, वो फार्म लेबरर्स को ही हायर कर लेते, वो हायर कर लेते कि चलो आओ, तुम्हारे पास कोई काम नहीं, हमारे खेत पे काम करो, हम तुम्हें पैसे दे देंगे। ठीक है, तो ये कहानी रहती है। तो फार्म लेबरर्स come either from landless families or families cultivating small plots of land। ठीक है, तो फार्म लेबरर्स की अगर बात करें तो कहां से आते हैं, या तो वो लैंडलेस फैमिली से आते हैं, या फिर वो स्मॉल, मतलब जैसे कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स एंड लैंड्स, किसी के पास कम जमीन है तो उसने बोला अपनी जमीन पे काम कर लेता हूं, फिर किसी और के पास भी काम कर लूंगा, 2 पैसा ज्यादा कमा लूंगा। ठीक है, तो ये स्थिति रहती है। तो व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ फार्म लेबर। ठीक है, अगर सिचुएशन की बात की जाए तो सिचुएशन ऑफ फार्म लेबर ये है कि डाला और रामकली की स्टोरी से आपको सीधे समझ में आ जाएगी। डाला और रामकली जो है ना, दोनों ही क्या है, मार्जिनल फार्मर्स हैं, जमीन नहीं है उनके पास, दूसरों के खेतों पे काम करते हैं। तो वो आपस में एक दिन ऐसी बातचीत कर रहे थे, उनकी बातचीत हमने सुन ली। ठीक है, क्या बातचीत थी, तो ये निकालो, क्या बोलते हैं आपकी बुक में वाला पेज जो है, कार्टून पे देखो। डाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट नेटिव ऑफ द विलेज। तो डाला बताता है रामकली को क्या कि आजकल काम मिलना बड़ा मुश्किल हो गया, बड़े बड़े फार्मर्स ही हमें हायर करते हैं बस, और काम बहुत ही कम दिनों के लिए होता है। तो रामकली जो है डाला से बोलती है, हाँ घनश्याम जो एक बहुत बड़ा किसान है, ठीक है, तो उसने हार्वेस्टर लिया है। अब हार्वेस्टर लिया है तो मशीन ने हमारा काम और खा गई। पहले चलो कम से कम फसल काटने तो चले जाते थे, अब तो हार्वेस्टर चुटकी बजा के फसल काट देता, हमें काम कम मिलने लगा। ठीक है, तो लास्ट ईयर आई वर्क फॉर लेस देन 5 months इन दी होल ईयर। तो बोलती कि पूरे 12 महीने में सिर्फ 5 महीने ही काम किया। अब लोग सोच रहे होंगे सर बढ़िया है ना, 5 महीने काम करना, 7 महीने छुट्टी बनाना। नहीं, रोटी कहां से आएगी उनके घर में। ठीक है, कहां से वो 2 वक्त का खाना लाएंगे फिर अगर काम नहीं रहेगा तो। ठीक, वो बताता है कि वी हैव ट्रैक्टर्स फॉर प्लेइंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशर्स फॉर थ्रेशिंग, इवन फॉर रिमूविंग वीड्स वी हैव फार्मर्स स्प्रे वेडिसाइड्स। तो जैसे बताते हैं क्या है कि आजकल सारा काम ही कैसा हो गया है कि लेबर की जरूरत ही नहीं पड़ती है, लेबर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो वो उस तरह से बोल रहा है कि मैंने तो पिछली बार कर्ज लिया था, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कर्ज कैसे चुकाऊंगा। रामकली बोलती है, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि खेती में तो अब काम नहीं मिल रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ईंट के भट्टों में जाके काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही बता रही है कि मैंने भी अपने मनी लेंडर से क्या किया है, पहले तो कर्जा ले लिया था, अब वो मनी लेंडर मुझे कर्जा नहीं दे रहा क्योंकि मैंने पुराना ही नहीं अभी चुका पाई हूं।
तो इस तरह से अपनी पूरी सिचुएशंस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर आप देखोगे तो हु विल प्रोवाइड द लेबर, आपको समझ में आया कि स्मॉल फार्मर्स में तो लेबर वो खुद अपनी फैमिली वाले और खुद काम कर लेते हैं, लेकिन जो लार्ज और मीडियम फार्मर्स रहते हैं तो वो क्या करते हैं, वो वर्कर्स को हायर करते हैं, और डाला और रामकली जैसे जो कह सकते हैं पुअरेस्ट नेटिव्स होते हैं, जो लैंडलेस लेबर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग लेबर बन जाते हैं। तो लेबर समझ में आया, यहां पे लेबर हो गया। अब लेबर के बाद में बात करें, लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल। अब स्मॉल फार्मर हो या फिर मीडियम फार्मर हो या लार्ज फार्मर हो, सभी को खेती के लिए क्या चाहिए रहेगा, कैपिटल तो चाहिए रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें भी सीड्स लाना है, उन्हें भी पेस्टिसाइड लाना है। मतलब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, खेती को भी एक बिजनेस मान लो, ठीक है। बिजनेस कम जुआ ज्यादा है वो, ठीक है। आप कितना ज्यादा रिस्क लेते हैं कि आपने सब कुछ अच्छा किया, लेकिन 2 मिनट में अगर क्या है, वातावरण बिगड़ा, मतलब फसल कटने पे आ गई, बारिश हो गई, खराब हो सकती है, ओले गिर गए, तो बड़ा चैलेंज रहता है फार्मिंग में, ठीक है। जो लोग सोचते हैं ना कि काम आसान है, ऐसा नहीं है, ठीक है। किसान के दिल से पूछना कभी। तो जैसे अगर आप यहां देखेंगे कि खेती करने के लिए भी आपको क्या चाहिए रहेगा, कैपिटल चाहिए रहती है, ठीक है। कैपिटल चाहिए रहती है, तो द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, यहां अगर आप समझोगे तो वो फ्रॉम वेयर विल द कैपिटल कम, पैसा कहां से आएगा, बारिश होने से तो रही, ठीक है। बारिश में सिर्फ पानी की ही आस लगाई जा सकती है, क्योंकि पैसा मेहनत करके ही कमाया जाता है। तो अब वो मेहनत करेंगे, लेकिन उस मेहनत करने से पहले भी किसान को क्या लगता है, कैपिटल लगती है। ये कैपिटल कहां से लाएंगे? 2 तरह की स्थिति है। जो एक बड़ा किसान रहता है, वो बड़ा किसान तो क्या है, फसल बेच के अपने पास में प्रॉफिट स्क्योर ऑफ करके क्या कर लेता है, उस पैसे को अगले बार की खेती के लिए इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन छोटा किसान रहता है, उसके सामने समस्या ये रहती है कि आज जो पैसा कमाया है, क्या इस पैसे को मैं आगे आने वाली खेती के लिए बचा के रखूं, या फिर 2 वक्त की रोटी कमाऊं, ठीक है, खरीदूं उससे। तो वो बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाता है। जैसे अगर आप यहां देखेंगे तो मॉडर्न फार्मिंग जो है, मॉडर्न फार्मिंग कैपिटल इंटेंसिव। और चलो पहले तो ऐसा था कि पहले बैल है तो बैल को कुछ नहीं करना, बखर जोतना है, ट्रैक्टर के पैसे देना नहीं, डीजल के पैसे देना नहीं है, ठीक है। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड की जरूरत है नहीं, कोई फर्टिलाइजर चाहिए नहीं, कोई पेस्टिसाइड चाहिए नहीं। पहले जरूरतें कम थी, ठीक है। तो पहले क्या है, पहले जरूरतें कम थी, तो उस हिसाब से क्या है, इंसान को अपने आप को एक्सपेंड भी नहीं करना पड़ता था। आज जरूरतें ज्यादा बढ़ गई हैं, महंगाइयां बढ़ गई हैं, तो उसके चलते क्या है, प्रोडक्शन भी ज्यादा करना जरूरी है। अब ज्यादा प्रोडक्शन आपको मॉडर्न फार्मिंग से ही मिलेगा। मॉडर्न फार्मिंग होती है कैपिटल इंटेंसिव, पैसा लगेगा उसमें। तो अब मॉडर्न फार्मिंग जब कैपिटल इंटेंसिव होती है, तो वेयर डज द कैपिटल कम्स फ्रॉम, तो वो पैसा कहां से आएगा, ठीक है, वेयर डज द कैपिटल कम्स फ्रॉम। तो जैसे अगर आप देखेंगे कि जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं और जो मीडियम फार्मर्स होते हैं, दोनों के लिए सोर्स ऑफ कैपिटल अलग अलग रहेगा। स्मॉल फार्मर्स बोरो मनी टू अरेंज कैपिटल, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो पैसा उधार ले लेते हैं, वो पैसा उधार ले लेते हैं ताकि क्या कर पाए, खेती कर पाए, ठीक है। मनी लेंडर से पैसा लेते हैं, ठीक है, मनी लेंडर टू ट्रेडर्स। जैसे आप जिससे भी पैसा मिल जाए, मनी लेंडर से ऐसा पैसा मिल जाता है कि मनी लेंडर उन्हें क्या करता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है। 1000 रुपए देगा, बदले में 3000 रुपए ले लेगा उनसे, ठीक है। ट्रेडर होते तो ट्रेडर ये बोलते कि चलो हम तुम्हें लोन दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारी फसल तुम हमें बेचना। क्या बुराई है सर उसमें, ठीक है। अच्छा है या बुरा है? बुरा है। क्यों? क्योंकि वो ट्रेडर जब लोन देगा तो ट्रेडर क्या बोलेगा कि फसल मुझे बेचो, कम दाम पे बेचो। तो उस तरह से क्या है कि स्मॉल फार्मर्स एक ट्रैप में फंस जाते हैं, ठीक है, एक जंजाल में वो फंसे हुए रहते हैं, ठीक है। ये एक समस्या होती है। तो जैसे सविता की कहानी बताई गई है आपको कि सविता क्या करती है, सविता लोन लेती है, ठीक है, वो सारा सब कुछ अरेंज करती है, अपना कैपिटल की सीड्स लाती है, ठीक है, पेस्टिसाइड्स वगैरह लाती है, इस होप में कि फसल अच्छी होगी, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, वो जहां से लोन लेती है तो उसे कम क्या कह सकते हैं कि उसे उसके यहाँ लेबर की तरह काम भी करना पड़ता है। तेजपाल सिंह के यहाँ, ठीक है, तेजपाल सिंह जो बड़ा किसान रहता है, उससे वो लोन लेती है, उसी के यहाँ उसको क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, ठीक है, जहां पे उसको कम पैसा मिलता है। लेकिन अब ये है कि कोई और लोन नहीं दे रहा था तो कम पैसे पे काम कर लूंगी। तो इस तरह से क्या स्मॉल फार्मर के लिए जो कैपिटल नीडेड रहता है वो कहां से आता है, समझ में आया। वैसे अगर मीडियम और लार्ज फार्मर्स की बात करें तो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स। मीडियम और लार्ज फार्मर्स की अपनी खुद की सेविंग होती है, बचत होती है उनकी। कैसी बचत होती है, ठीक है। तो अब क्योंकि उन्होंने क्या करा है, उन्होंने जैसे आप देखोगे उनके पास जमीन ज्यादा है, तो ज्यादा जमीन में ज्यादा प्रोडक्शन होगा। अब जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो वो ज्यादा प्रोडक्शन को क्या करेंगे, बचा के रख लेंगे, ठीक है। तो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग, दे यूज दैट एज अ कैपिटल रिक्वायर्ड, ठीक है। वो कैपिटल रिक्वायर्ड की तरह उसे इस्तेमाल करते हैं कि आज जो हमने पैसा बचाया इसको कल हम खेती के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल में जैसे तेजपाल सिंह का एग्जांपल अभी हम देखेंगे। तो अब क्या हो रहा है, यहां पे देखो, लैंड आपने समझ लिया, लेबर की स्थिति आपने समझ ली, कैपिटल की स्थिति आपने समझ ली स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के थ्रू। जैसे आपने अलग अलग कैरेक्टर्स को समझाना है, डाला, रामकली, सविता, तो ये रेफरेंस के लिए, ये आपको समझाने के लिए कि किस तरह से कैपिटल आता है, किस तरह से लेबर्स की स्थिति है, किस तरह से लैंड की स्थिति है, सब कुछ। अब अगर हम बात करें कि सब कुछ हो गया, प्रोडक्शन हो गया, लेबर ने काम कर दिया, कैपिटल लगा दिया, अब आपने खेती कर ली, खेती करने के बाद में आपके पास क्या आएगा, वो प्रोड्यूस आएगा, ठीक है। आपने प्रोडक्शन प्रोसेस को कैरी आउट किया तो प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद में आपको एक प्रोड्यूस मिलेगा ना।
जैसे यहाँ पे इस केस में क्या मिलेगा कि गेहूं की खेती करी तो गेहूं मिलेगा, सोयाबीन की खेती करी तो सोयाबीन मिलेगा। ठीक है, अब जो आपके पास फसल आ गई है तो उस फसल का क्या करोगे सर, खा जाएंगे। ठीक है, तो राक्षस थोड़ी ना हो कि पूरा खा जाओगे आप क्या करते हैं, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना तो आप खा लोगे। ठीक है, उतना आप अपने लिए क्या कर लोगे, सिक्योर कर लोगे। फिर जो आपके पास में एक्स्ट्रा होगा, ठीक है, उसे क्या करोगे सर, माला बना लेंगे, नहीं उसे बेचोगे ना, उसे बेच के आपके पास पैसा आएगा। तो क्या होता है कि स्मॉल फार्मर्स के पास में तो सरप्लस होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इतना प्रोड्यूस कर ले कि वो अपना घर चला ले, उतना काफी है। ठीक है, लेकिन जो लार्ज और मीडियम स्केल फार्मर्स होते हैं तो उनके पास में जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्रेन्स रहता है, ठीक है, उनकी जरूरतों को स्क्वायर ऑफ करने के बाद में जो उनके पास एक्स्ट्रा बचता है उसे वो क्या करते हैं, उसे वो बेच देते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा बचता है जिसे बेचते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सरप्लस। ठीक है, तो सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। तो व्हाट इज सरप्लस? तो द अमाउंट ऑफ ग्रेन लेफ्ट ओवर व्हेन रिक्वायरमेंट्स हैव बीन मेट, इट इज द एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहां पे आप क्या देखोगे, द अमाउंट ऑफ ग्रेन लेफ्ट ओवर व्हेन रिक्वायरमेंट्स हैव बीन मेट, इट इज द एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो जो आपका एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन है उसे आप क्या कहते हैं, सरप्लस कहते हैं। रिलेटेड विद द स्टोरी ऑफ सविता एंड गोविंद सन। ठीक है, तो सविता के पास में कोई ज्यादा सरप्लस था नहीं। गोविंद सन की अगर हम बात करें, जो गोविंद के बेटे थे, ठीक है, तो गोविंद के जितने भी बेटे थे तीन, तो तीनों जब गोविंद की डेथ के बाद में अपनी वो प्रॉपर्टी को बांट लेते हैं तो 0.75 हेक्टर में वो उनके सामने चैलेंज ये रहता है कि जितना प्रोड्यूस हुआ इसको बेचें कि खाएं। ठीक है, खाने के लिए साल भर रख लेंगे तो बेचने के लिए कुछ नहीं रहेगा, कहीं और काम करते हैं फिर इसीलिए। ठीक है, तो यहां पे वही बताया गया है, रिलेट इट विद द स्टोरी ऑफ सविता एंड गोविंद सन। तो स्टोरी ऐसी थी कि नॉट एवरीबडी हैव सरप्लस। ठीक है, हर किसान के पास सरप्लस नहीं होता है। लार्ज स्केल फार्मर जो होते हैं उनके पास क्योंकि जमीन ज्यादा होती है तो ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो वो अपनी जरूरतों को स्क्वायर ऑफ करने के बाद में भी उनके पास में क्या होता है, उनके पास में एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन होता है जिसे वो बेच सकते हैं, जिसे हम सरप्लस कहेंगे। ठीक है, तो स्मॉल फार्मर्स हैव लिटिल सरप्लस, इट इज मीडियम एंड लार्ज फार्मर हु सेल्स सरप्लस टू मार्केट। ठीक है, अब जब मार्केट में आप गेहूं बेच के आओगे तो ऐसा नहीं कि बहुत बहुत अच्छी बात है आपने गेहूं बेच दिए, आपको बदले में क्या मिलेगा, ठीक है बाबू भैया, बदले में मिलेगा पैसा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि लार्ज और मीडियम फार्मर जो होते हैं दे अर्न मनी बाय सेलिंग दी सरप्लस। तो सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, समझ में आया? अब यहाँ पे तेजपाल सिंह की कहानी बताई गई है। तो जैसे तेजपाल सिंह एक बड़ा किसान है, 350 क्विंटल गेहूं प्रोड्यूस कर लिए, उसने बेच दिया, एक नया ट्रैक्टर खरीद लिया, सविता जैसे फार्मर्स को लोन दे दिया, ताकि उसने ये इंश्योर कर लिया लोन देके क्या कि मुझे आगे काम करने के लिए सस्ते में लेबर भी मिल जाएगा। तो ये पूरा क्या देखने को मिल रहा है आपको, ये पूरा आपको तामझाम देखने को मिलता है कि सरप्लस जो रहता है, सरप्लस किस तरह से आगे आने वाले कैपिटल को अरेंज कर देता है। तेजपाल सिंह की ये मजे हो गई, क्या तेजपाल सिंह की मजे हो गई कि आगे जब खेती करना होगा उसे, तो उसे खेती करने के लिए ये सरप्लस बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा तो उस पैसे का इस्तेमाल वो कैपिटल की तरह कर सकता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये पूरी कहानी थी। ठीक है, व्हाट इज डन विद द अर्निंग गेन्ड आफ्टर सेलिंग द सरप्लस, तो मैंने बता दिया कि वो लोन दे सकते हैं जैसे तेजपाल सिंह ने दिया। ठीक है, उस सेविंग का जो सरप्लस को बेचने के बाद कमाई है, उस सेविंग का क्या इस्तेमाल किया जा सकता है कि वो आगे आने वाले जरूरतों के लिए कैपिटल की तरह इस्तेमाल किया जा सके। तो मल्टीपल यूजेस आर देयर। ठीक है, मल्टीपल यूजेस आर देयर। ठीक है, अब देखो क्या है, आप चैप्टर के दूसरे पार्ट में घुस गए हो, चैप्टर इज अबाउट टू एंड। ठीक है, लेकिन आप चैप्टर के दूसरे पार्ट में कैसे एंटर कर गए हो कि आपने स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर जो पढ़ा, तो इसमें आपने बेसिकली क्या समझा, इसमें आपने पालमपुर की स्टोरी से यह समझा कि किस तरह से एक प्रोडक्शन प्रोसेस कैरी आउट होता है, फार्मिंग की मदद से समझा। लेकिन फार्मिंग के अलावा भी तो दूसरे और भी अलग अलग तरह के प्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं दुनिया में। ठीक है, तो पालमपुर में ही जैसे अगर आप देखोगे तो नॉन फार्म एक्टिविटीज क्या क्या है, तो फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन पालमपुर। फार्मर्स ऑल्सो परफॉर्म सम एक्टिविटीज अदर देन फार्मिंग टू अर्न लाइवलीहुड। जैसे मैंने बताया कि छोटे फार्मर जो है तो खेती करके उन्होंने क्या कर लिया, अपने खाने के लिए अनाज पैदा कर लिया, लेकिन जीने के लिए कहां से पैसा आएगा, तो वो लोग क्या है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में भी एंगेज रहते हैं। ठीक है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में भी एंगेज रहते हैं, एंड दीज एक्टिविटीज विच आर अदर देन फार्मिंग आर नोन एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो वो सारी गतिविधियां जो खेती कृषि के अलावा आप कर रहे हैं ना, वो क्या कहलाती है, वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कहलाती है। समझ में आया? तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्या है, तो जैसे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में क्वेश्चन बनता है यहां पे डायरेक्ट, एक क्या क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट, व्हाट आर द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कैरिड आउट इन पालमपुर। ठीक है, तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कैरिड आउट इन पालमपुर में क्या लिखोगे, पहला आप लिखोगे डेयरी। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे आप देखेंगे डेयरी मतलब क्या है कि गाय भैंस पाल ली। अभी गाय भैंस पाल के क्या करते हैं, तो डेयरी क्या है समझ में आया, तो रियरिंग ऑफ मिल्चिंग एनिमल्स, दुधारू पशु जो होते हैं ना, जो दूध देने वाले क्या होते हैं, जानवर होते हैं,
जिसमें जैसे क्या हो जाएगा, अब दूध देने वाले में सबको नहीं, ऐसे नहीं कंगारू को पकड़ लाओगे कि हाँ फीमेल कंगारू जो, चलो सर इसका दूध बेचेंगे, ठीक है, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गई, ठीक है। तो आप इस तरह से क्या होता है, इस तरह से आप जिस देखेंगे तो मिल्किंग एनिमल्स को जब आप क्या करते हैं, पालते हैं, क्यों, इसलिए पालते हैं ताकि वो जब दूध देंगे आपको तो उनके दूध का आप क्या कर सकते हो, दूध बेच सकते हो, दही बेच सकते हो, घी बेच सकते हो, मक्खन बना के बेच सकते हो, जो बेचना है, ठीक है। तो इस तरह से डेयरी एक्टिविटी जो होती है, ठीक है, डेयरी एक्टिविटी हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गई, अंडे बेच रहे हैं, मुर्गियां पाल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटीज होती है, इन एक्टिविटीज को आप किस कैटेगरी में डालोगे, ये नॉन फार्म एक्टिविटी आ जाएगी, जहां पे आप कोर मतलब है तो वो प्राइमरी एक्टिविटी, लेकिन आप उसमें क्या कर रहे हो, कोर एग्रीकल्चर परफॉर्म नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो व्हाट एंड हाउ दे अर्न फ्रॉम दिस, तुमने बताया दूध बेच के, ठीक है, दूध बेच के। तो जैसे एग्जांपल में आप देखेंगे बहुत सारे क्या है, मिल्क प्रोड्यूसर्स वगैरह जो रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, पालमपुर में अपनी गाय भैंसों का दूध निकालते हैं। जैसे किसके, गोविंद के केस में देखा था कि गोविंद के पास खेती भी थी, साथ ही साथ उसने एक बफेलो भी पाल के रखी थी जिसका दूध वो बेचते थे, ठीक है। तो इस तरह से क्या आपको देखने को मिल गया, ये एक नॉन फार्म एक्टिविटी हो गई। अगली नॉन फार्म एक्टिविटी की बात करें तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। पालमपुर में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है कि छोटे लेवल पे, छोटे स्तर पर क्या है, छोटे स्तर पर क्या हो रहा है, गुड्स को प्रोड्यूस कर लेना, ठीक है, घर में या फिर बैकयार्ड में गुड्स को प्रोड्यूस कर लेना। दे आर प्रोड्यूस्ड मोस्टली एट होम और इन फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। तो क्या घरों में ही या तो प्रोडक्शन होगा, देखो गांव है, गांव में आप ये मत सोचो कि कोई एक मल्टीनेशनल कंपनी स्टैब्लिश हो गई है जहां पे लोग जा रहे हैं, करोड़ों का पैकेज है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। यहां जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलता है कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है पालमपुर में, जहां पे क्या हो रहा है, गुड्स अधिकतर कहां प्रोड्यूस होते हैं, मोस्टली इन होम और इन द फील्ड्स विद हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। स्टोरी जैसे आप देखोगे मिश्री लाल की, ठीक है, मिश्री लाल की क्या कहानी है यहाँ पे, मिश्री लाल की ये कहानी कि मिश्री लाल जो है कि स्मॉल शुगर केन फार्मर है, तो शुगर केन से क्या करते हैं, जैगरी बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं। उन्होंने मशीन ले आए, ठीक है, उससे क्या होता है, क्रशिंग वगैरह करके बकायदा इस तरह से क्या कर लेते हैं वो लोग, गुड़ बना लेते हैं, ठीक है। तो मिश्री लाल के एग्जांपल से यहाँ पे आपको चीजें समझाई गई है कि वो जैगरी प्रोडक्शन हो रहा है, जो एक स्मॉल स्केल क्या है, मैन्युफैक्चरिंग हो गई पालमपुर में। तो ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग दूसरा नॉन फार्म एक्टिविटी हो जाएगा। तीसरा नॉन फार्म एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो क्या है, द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। अब पालमपुर है, पालमपुर में बस स्टैंड है, बस स्टैंड पे बस आती है, यात्री उतरते हैं, यात्री चढ़ते हैं, किसी के बच्चे ने रोना चालू कर दिया तो उसको कुरकुरे का पैकेट चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा कि ऐसी छोटी दुकान अगर वहां खोल ले, है ना बिजनेस आइडिया, तो ऐसी छोटी दुकान अगर आप वहां खोल लोगे तो क्या हो जाएगा, वो चलेगी। तो ऐसे बहुत सारे शॉपकीपर्स भी है पालमपुर में, जो बस स्टैंड पे या फिर मार्केट एरिया में क्या छोटी छोटी दुकानें, और छोटी छोटी दुकानें है, वहां जाके आप बोलो कि सर क्या बोलते हैं कि कोई अच्छा ब्रांडेड प्रोडक्ट दे दो मुझे, तो वो नहीं मिलेगा। स्मॉल शॉप्स होती हैं जो क्या है, डे टू डे आइटम्स बेच रही होती है, जनरल स्टोर्स वगैरह होते हैं जो सामान बेच रहे होते हैं, ठीक है, बस स्टैंड के आसपास की दुकानें होती है। तो इस तरह से शॉपकीपर्स भी हैं छोटे छोटे, जो कि खेती नहीं कर रहे हैं लेकिन दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं, ठीक है, नॉन फार्म एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर ऑफ करीम, करीम का एक एग्जांपल भी दिया है कि करीम खेती नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है, वो पढ़ा लिखा है थोड़ा सा, उसके पास एक कंप्यूटर सेंटर है, उसने देखा गांव में 2 और महिलाएं थी जो पढ़ी लिखी थी, तो डिप्लोमा था जिनके पास, तो उसने हायर कर लिया है, बच्चों को क्या दे रहा है, कंप्यूटर क्लासेस दे रहा है। तो ये क्या हो गया, गांव के अंदर सशक्तिकरण भी हो गया और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी स्टार्ट हो गई, ठीक है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में क्या जाएगा, स्मॉल शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर हो गया। अगला जो नॉन फार्म एक्टिविटी वो है ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, ठीक है। अब क्या है कि बच्चे जो है कॉलेज वॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो क्या है, गांव से बाहर निकल के जाएंगे, पैदल पैदल जाएंगे, इससे अच्छा क्या है किसी ने टोंगा चालू कर दिया है, ठीक है, रिक्शा पुलर्स जो है उन्होंने रिक्शा चालू कर दिया, ठीक। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से आप जिसे देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट भी क्या है, एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, ग्रोइंग नॉन फार्मिंग एक्टिविटी की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ व्हीकल प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बिटवीन पालमपुर टू रायगंज। अब ले जाते क्या है, तो जैसे ये जैगरी बन रही मान लो फॉर एग्जांपल मिश्री लाल की, तो मिश्री लाल की जैगरी मिश्री लाल सिर पे रख के थोड़ी ना ले जाएंगे रायगंज तक बेचने जाना है। तो वो क्या करते हैं, वो किसी को रिक्शा वाले को या फिर किसी टोंगा वाले को क्या करते हैं कि लाओ भाई हमारा ये सामान पहुंचा दो, ठीक है। अब जैसे डेयरी फार्मिंग हो रही है तो जो दूध है, तो ऐसा तो नहीं कि रायगंज मतलब पालमपुर का दूध पालमपुर में ही बिकेगा, उसे रायगंज और शाहपुर जो है तो दूर दूर के गांव और शहर तक भी पहुंचाया जा सकता है, तो उसको पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो इस तरह से वैरायटी ऑफ व्हीकल प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बिटवीन पालमपुर टू रायगंज हैव डेवलप्ड, ठीक है। फेयरिंग ऑफ पीपल एंड गुड्स, ठीक है, तो गुड्स है यहाँ पे, तो लोगों को, ठीक है, लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम आपको किस में देखने को मिल जाएगा, ट्रांसपोर्ट में देखने को मिल जाएगा। व्हाट इज द स्टोरी ऑफ किशोर, तो यहाँ पे जैसे किशोर का एग्जांपल बताया कि किशोर ने एक गाय खरीद ली, वो भैंस खरीद ली, तो भैंस का दूध भी बेचता है, एक कार्ट बना ली, एक, ठीक है, एक मतलब बोलते हैं ना एक छकड़ी कहते हैं रीजनल लेवल पे, ठीक है, कार्ट को, तो एक वो ऐसी गाड़ी बना ली जो क्या होता है, जब भैंस का दूध नहीं लगाना होता तो वो क्या करता है, उस गाड़ी की मदद से
रायगंज तक जैसे मान लो क्या जैगरी सप्लाई करके आ गए, दूध सप्लाई करके आ गए, ठीक है। एट टाइम्स क्या है, जो मटके बनाने वाला होता है तो उसको मिट्टी की जरूरत रहती है, तो तालाब के पास से मिट्टी खोद के ले आए अपनी उस कार्ट में, ठीक है। तो ये क्या देख रहे हैं आप, ये सारी की सारी नॉन फार्म एक्टिविटीज है, ये सारी की सारी नॉन फार्म एक्टिविटीज है जो पालमपुर में परफॉर्म की जाती है। समझ में आया यहां तक? अब मैं आपको एक बार पूरा रिकैप करवा देता हूं जल्दी से, क्योंकि हमारा चैप्टर हो गया खत्म। यहां पे रिकैप कैसे करेंगे देखो हम, तो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर से हमने पालमपुर को पढ़ना चालू किया। पालमपुर को पढ़ना इसलिए चालू किया, पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है, लेकिन हमें पढ़ इसलिए रहे ताकि हमें समझ में आ पाए कि कैसे प्रोडक्शन प्रोसेस कैरी आउट होता है, ठीक है। एंड इन ऑर्गेनाइजिंग द प्रोडक्शन यू आर डिपेंडेंट ऑन सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में आप क्या देखते हैं, एक फिक्स्ड होता है, एक वर्किंग होता है, साथ ही साथ ह्यूमन कैपिटल। तो ये चार तरह के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। वो चारों तरह के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपने फार्मिंग इन पालमपुर से समझा। तो लैंड को आपने समझा, लैंड के साथ लिमिटेशन ये है कि वो फिक्स्ड होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जाए उस फिक्स्ड लैंड से, तो कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जाए उस फिक्स्ड लैंड से, तो आपने देखा कि मल्टीपल क्रॉपिंग हो गया, इरिगेशन हो गया, ये कुछ तरीके हैं। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल करो, लेकिन क्वेश्चन फिर वो आता है कि क्या मॉडर्न फार्मिंग मेथड के चलते लैंड की प्रोडक्टिविटी सस्टेन रख पाओगे आप? नहीं रख पाओगे। तब फिर आगे क्या सवाल कूदता है हमारे सामने, फिर हमारे सामने आगे सवाल ये कूदता है कि जब आप प्रोडक्टिविटी सस्टेन नहीं रख पाओगे, ठीक है, तो तरीका क्या है कि आप कंजर्व करो, ध्यान रखो, ठीक है। फिर ये आता है कि लैंड जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है तो डिस्ट्रीब्यूटेड कैसा है, अनइवनली है। डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली है तो फिर उसके बाद में दूसरी चीज ये आती है कि अब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का, लेकिन अब उस पर काम करने के लिए लोग कहां से आएंगे, तो हु विल प्रोवाइड द लेबर, सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। स्मॉल फार्मर, मीडियम लार्ज फार्मर की स्थिति देख ली लेबर की, किसको लेबर की जरूरत होती है और कहां से लेबर आता है, ठीक है। लेबर भी आ गया, अब लेबर के बाद में कैपिटल कहां से आएगा, तो स्मॉल फार्मर, मीडियम लार्ज स्केल फार्मर, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। सविता की कहानी से हमने वो समझा। फिर अगर बात करते हैं कि जो लार्ज फार्मर रहते हैं उनके पास सरप्लस आता है, तो सेल ऑफ सरप्लस वाले टॉपिक में आपने क्या देखा कि जो लार्ज फार्मर्स रहते हैं तो सरप्लस की मदद से वो क्या कर सकते हैं, वो आगे का कैपिटल अरेंज कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल फार्मर्स वगैरह जो रहते हैं तो उनके पास सरप्लस रहता ही नहीं है, और ये उनके सामने एक चैलेंज बनता है। सरप्लस भी हो गया। अब उसके बाद में नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में आपने चारों नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को समझा। वो चारों नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्या क्या थी, डेयरी फार्मिंग, ठीक है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल शॉपकीपर्स, और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट, एक फास्ट ग्रोइंग क्या है, ट्रांसपोर्ट जो है फास्ट डेवलपिंग सेक्टर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। सो दिस वाज द चैप्टर ऑल अबाउट वंडरफुल चैप्टर। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। आपको सारी चीजें बेहतरीन तरह से समझ में आई है, चैप्टर पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया है, हुआ नहीं हुआ है बताना, ठीक है। तो चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं। तो जैसे क्या है, एज यू नो कि चैप्टर जब कंप्लीट होता है उसी दिन मैं आपकी स्पेशल क्लास जरूर से रखता हूं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपने चैप्टर पूरा पढ़ लिया, आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप स्पेशल क्लास ज्वाइन कर सकते हो। टाइम मैं आपको बताता हूं, मतलब इस चैप्टर के लिए, ठीक है। कौन सा, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का भी डाउट सॉल्विंग सेशन है, जस्ट सेशन के बाद में आपको मिलता है। तो अब ये चैप्टर आपका खत्म हो रहा है। हम लोग जैसे अगर आप देखोगे तो 5:45 पे हमारा स्पेशल क्लास चालू होगा, ठीक है। 5:45 से 6:45 तक स्पेशल क्लास रहने वाला, टॉपिक डाउट सॉल्विंग, ठीक है, ठीक है। तो डाउट सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, डाउट सॉल्व करने वाले स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के। तारीख तो आज आप ये जो चैप्टर देख रहे हैं मतलब आज ही की तारीख, ठीक है, आज ही की तारीख में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, इसका सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो ये स्पेशल क्लास का टाइम टेबल ऐसे बता दिया मैंने आपको। उसी के साथ साथ क्लास 9 के बच्चे जो हैं, क्लास 9 के बच्चे अगर आप ये चाह रहे हैं कि और पर्सनलाइज्ड वे में आप पढ़ पाए, रेगुलर क्लासेस हो, रेगुलर डाउट सॉल्विंग हो, ठीक है, तो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग न्यूज ये है कि अनअकैडमी प्लस पर समर एक्सप्रेस बैच जो है स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपके टर्म 1 का कंप्लीट सिलेबस आपको ये धुआंधार टीम पढ़ाने वाली है, जहां मैं आपका सोशल साइंस कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मेरी क्लासेस रहती हैं 8:45 से 9:45, बढ़िया कह सकते हैं रात का समय है, आप स्कूल कोचिंग का झंझट नहीं रहेगा। रेगुलर क्लासेस होती है, आप इन रेगुलर क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, और पर्सनलाइज्ड वे में आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इन बैचेस जैसे 9th के बैच हो गए, वैसे ही 10th के भी बैचेस हैं, 10th का भी मेरा एक बैच है, ठीक है। तो आप इन बैचेस में अगर एनरोल करना चाहते हैं तो 2 तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं जिनके थ्रू आप इन बैचेस में लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, एक प्लस और एक आइकॉनिक। प्लस और आइकॉनिक क्या है, तो प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, वीकली टेस्ट और अनलिमिटेड एक्सेस रहती है। तो सारे लेक्चर्स आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स के फॉर्म में भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल गाइडेंस, आपका टेस्ट एनालिसिस, ठीक है, एक्सपर्ट गाइडलाइन, मतलब 1-to-1 आपको मेंटरशिप मिल जाती है। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में कुछ एड-ऑन्स मिल जाते हैं, ठीक है, एड-ऑन्स मिल जाते हैं, मोर पर्सनलाइज्ड लर्निंग हो जाती है यहाँ पे। समझ में आया? अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपनी प्रिपरेशन को और बेहतरीन तरह से करने के लिए, ठीक है, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस का सब्सक्रिप्शन जो है तो 12 महीने के लिए अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो पर मंथ आपको 1438 रुपीज का पड़ता है, ठीक है, पर मंथ 1438 रुपीज का पड़ता है, लेकिन नहीं पड़ेगा वो, क्यों?
क्योंकि एक निंजा टेक्निक में आपको बताता हूं व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज टू जस्ट यूज द कोड DIGRAJ दिगराज। इस कोड का इस्तेमाल करोगे तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये 10% डिस्काउंट के बाद में आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो पर मंथ के लिए 1294 रुपीज का हो जाएगा, है ना, मजेदार। सेम निंजा टेक्निक का इस्तेमाल अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो भी कर सकते हैं। जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको पर मंथ 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन के हिसाब से 2683 रुपीज में पड़ता है, वो आपको 2415 रुपीज का पड़ेगा अगर आप DIGRAJ कोड, इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो, ठीक। सो दिस वाज द स्टोरी। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि इफ यू आर प्लानिंग टू टेक सब्सक्रिप्शन, आज जब आप ये लेक्चर देख रहे हो, आज का दिन सबसे बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये 3 दिन तक आपको ऑफर है कि अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है। साथ ही साथ अगर अपने स्कूल की पढ़ाई के अलावा और भी बहुत कुछ सीखना चाहते हो, गिटार बजाना, ठीक है, और भी जो मतलब क्रिएटिव कॉर्नर होता है अकेडमी का, तो वो 3 महीने के क्रिएटिव कॉर्नर का आपको सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। इजंट इट इंटरेस्टिंग? ठीक है, ऑल व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज टू यूज द कोड DIGRAJ दिगराज, ठीक है। सो दिस वाज द चैप्टर ऑल अबाउट, आई होप यू एंजॉयड इट। आपको सारी चीजें बेहतरीन तरह से समझ में आई है। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं, स्पेशल क्लास में मिलते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।